हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज अपन प्रीवियस ईयर के फिजिक्स के पेपर जो सॉल्व कर रहे थे उसी में 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। 2016 में 2 बार नीट हुआ था, तो ये 2016 का पेपर 1 का फिजिक्स का सॉल्यूशन वो हम करने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं बता दूं आपको कि 2000 से लेके 2010 तक के प्रीवियस ईयर के फिजिक्स के पेपर हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। 2017, 18 और 19 का भी पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो 2011 से 2016 तक के पेपर अपने बाकी हैं। 2016 के पेपर के सॉल्यूशन ये अपन चालू करते हैं। आइए बच्चों, और हर बार की तरह जैसे मैं बोलता हूँ, आप भी साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिए और क्वेश्चंस देख के उन्हें सॉल्व कीजिए। नहीं आए तो यहाँ पे देखिए, पूरी फिजिक्स का फुल कोर्स टेस्ट इसे मानिए आप, ताकि पूरी फिजिक्स रिवाइज हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 91 से नंबरिंग चालू है। जिस कोड का ये पेपर था उसमें दूसरे नंबर पर ये फिजिक्स आई थी, पहले बायो आई थी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। तो इसमें क्वेश्चन ने बोल रखा है मिनिमम वेलोसिटी बॉडी को कितनी दी जाए कि वो वर्टिकल सर्कल में घूम जाए। बच्चों इसका जब सॉल्यूशन आया था तब भी ज्ञानी लोगों ने बहुत सारे गलत आंसर्स दिए थे। तो बात यह है कि यहाँ पोजीशन नहीं बता रखी है, यहाँ बिंदु नहीं बता रखी है, क्रांतिक चाल होती थी। जैसे कोई भी कण ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कर रहा है, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो सबसे नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सबसे नीचे क्रांतिक चाल होती थी √5 GR, क्रिटिकल स्पीड √5 GR होती थी, यहाँ पे √3 GR होती थी और यहाँ पे स्पीड होती थी √GR। तो अब आपसे मिनिमम पूछी हुई है तो लोग बाग आंसर इसका सेकंड दे रहे थे कि √GR इसका आंसर आएगा, लेकिन बच्चों √GR आंसर नहीं आएगा। हमें मिनिमम वेलोसिटी वो चाहिए कि पार्टिकल वृत्तीय गति करे, हमें वो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे किसी भी पोजीशन से, क्योंकि पोजीशन तो यहाँ बताई नहीं हुई है ना, यहाँ ये तो बताया नहीं गया है कि कण कहाँ पे है। बच्चों इसका सही आंसर होना चाहिए √5 GR। √5 GR वेलोसिटी आप दे दो। अब पार्टिकल कहीं पर भी हो, अगर कण यहां पे हुआ, शुरुआत में आपको पोजीशन तो बता नहीं रखी है, अगर यहां पे पार्टिकल हुआ और आपने वेलोसिटी √5 GR दे रखी है, तो क्या √5 GR √GR से ज्यादा है तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। अगर यहां पे होता पार्टिकल, यहां पे होता कण, तो उसको कम से कम इतनी वेलोसिटी देनी पड़ती, लेकिन हम तो बोल रहे हैं √5 GR वेलोसिटी दो, तो √5 GR इससे भी ज्यादा है तो यहां पे भी सर्कुलर मोशन हो जाएगा। और अगर कण यहां पे होता, अगर पार्टिकल यहां पे होता, तब भी √5 GR वेलोसिटी से पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाएगा। आपको मिनिमम स्पीड बतानी थी जिससे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाए, तो वो मिनिमम स्पीड आएगी √5 GR के बराबर। फर्स्ट इसका ऑप्शन आएगा। अगर आप बोलते हो सेकंड ऑप्शन सही है √GR, तो आपने मान लिया कि पार्टिकल या कण कहां पे होगा, यहां पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। नहीं, आपको दिया थोड़ी ना हुआ कि पार्टिकल या कण कहां पे है। तो मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कहीं पर भी हो पार्टिकल, इस पूरे सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कहीं भी हो, कम से कम कितनी वेलोसिटी दें कि सर्कुलर मोशन पूरा हो जाए। चाहे पार्टिकल कहीं भी हो, आप वेलोसिटी √5 GR से ज्यादा दे दीजिए, सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो जाएगा। चाहे कहीं पर भी होगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अच्छा सवाल इसलिए मैं कहूंगा इसे, बहुत सारे बच्चे √GR लगा के आए थे, बहुत सारे मास्टरों ने भी √GR बोल दिया था, तो सही आंसर इसका फर्स्ट आएगा √5 GR। पोजीशन नहीं दी हुई है। √5 GR अगर आप स्पीड देते हो, पार्टिकल कहीं पर भी हो, कण कहीं पर भी हो, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल 92 नंबर का क्वेश्चन। 92 नंबर का क्वेश्चन बच्चों वेक्टर का सवाल दिया हुआ है शायद, और वेक्टर के सवाल में बोला हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों दो वेक्टर्स का एडिशन का मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, अंतर का परिणामी योगफल का परिणामी बराबर है। फॉर्मूला लगा दो, वैसे ये तो याद रहता है सबको, लेकिन फॉर्मूला लगा दो। इसमें अब आप वैल्यूज रख दो। क्या होता है, a + b का मैग्नीट्यूड कितना होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। और a - b का मैग्नीट्यूड कितना होता है, रूट के अंदर a² + b² - 2ab cos थीटा। अब ये फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो रूट से रूट तो कैंसिल हो गया, a² से a² कैंसिल हो गया, b² से b² कैंसिल हो गया। बताओ ये -2ab cos थीटा इधर आएगा तो वो हो जाएगा 4ab cos थीटा, और 4ab cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो cos थीटा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी।
है ना, क्योंकि 4ab नीचे आ जाएगा। cos थीटा 0 मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री के बराबर। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर 90 डिग्री पर वेक्टर्स होंगे, ये याद भी करवाते हैं हम क्लास में, 90 डिग्री 90 डिग्री पर अगर वेक्टर्स होंगे तो योगफल और अंतर, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रिजल्टेंट उनका सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल 93 नंबर के क्वेश्चन है, बोला हुआ है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। बच्चों क्या निकालना है वो ध्यान से पढ़ लेना। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई निकालनी है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू इतनी दे रखी है बच्चों। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होती है -gm अपॉन अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस में। मान लेता हूं अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से ये दूरी कितनी होती है, r त्रिज्या के बराबर, और हाइट कितनी मान लेता हूँ, h मान लेता हूँ। तो ये डिस्टेंस को हम स्मॉल r बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता था -gm/r, r की वैल्यू है r + h, वो आपको दे रखा है -5.4 × 10⁻7। और g की वैल्यू बच्चों, g क्या होता था, g होता था gm/r + h का होल स्क्वायर। gm/r² होता था, लेकिन स्मॉल r की वैल्यू r + h है। ये आपको दे रखा है 6 के बराबर। बच्चों आपको h निकालना है तो आप इनका रेशियो ले लो, अनुपात ले लो। रेशियो या लेते इसको सॉल्व करने के लिए, ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, इनका रेशियो लोगे तो gm से gm कैंसिल हो जाएगा, ये r + h का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो केवल बाकी रह जाएगा r + h, और इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये 0.9 आ जाएगा। 0.9 × 10⁻7, यानी h की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻6। ये 10⁻7 था, 0.9 था, माइनस r। r आपको कितना लेना है, 6400, और किलोमीटर मतलब 10⁻3। बच्चों 3 और 2 5 और 1 6, मतलब इसे 9 - 6.4 × 10⁻6 बोला जा सकता है। और 9 × 6.4 अगर माइनस करोगे तो 0.6 बाकी रह जाएगा, है ना। तो वो कितना हो जाएगा, 7 8 9, तो 2.7 आंसर आ रहा है। 2.7 × 10⁻6 मीटर, है ना। 2.7 × 10⁻6 मीटर। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, 27, 1 0 2 0 और लगा दो, इतना किलोमीटर, 2700 किलोमीटर या लगभग 2600 किलोमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा अपने पास। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फॉर्मूलेज लगाने आपको ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन ने जो जो बोला है फॉर्मूलेज लगाइए, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ग्रेविटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, जो आसान टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलता जुलता टॉपिक है, और क्वेश्चन आसानी से इनके सॉल्व कर सकते हो आप। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 94 में बच्चों आ गए अपन। अब क्वेश्चन नंबर 94 में क्या बोला हुआ है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, एक परिनलिका दे रखी है जिसमें n की वैल्यू आपको दे रखी है 1000। तो n की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 1000 दे रखी है हमें। करंट 4 एम्पियर दे रखा है, करंट 4 एम्पियर इसमें फ्लो होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न इज दिस। बच्चों फ्लक्स दिया हुआ है आपको 4 × 10⁻3, एक टर्न का फ्लक्स दिया हुआ है। सेल्फ इंडक्शन निकालना है, सेल्फ इंडक्शन आपको निकालना है बच्चों। phi = Li, ये फॉर्मूला होता था, है ना। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना आएगा, टोटल घेरों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1000, और एक टर्न का फ्लक्स कितना था 4 × 10⁻3। L की वैल्यू चाहिए, I की वैल्यू 4 दे रखी थी, I की वैल्यू 4 दे रखी थी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻3 से 10⁻3 कम कैंसिल हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरण का गुणांक L = 1 आ रहा है। पहला इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नीट में बहुत आसान सवाल आते हैं, बस आपको फॉर्मूलेज पता होनी चाहिए छोटे मोटे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 95, ये क्वेश्चन नंबर 95 जैसा क्वेश्चन ये 2016 का फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है। 2017 में भी ऐसा ही सवाल आया है। और नीट में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। नीट में डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब मैथ्स मुश्किल कर देगा, उसकी कैलकुलेशन मुश्किल कर देगा। आपको आता होगा वो सवाल, लेकिन छोटे टाइम में, कम टाइम में कैलकुलेशन उसकी मुश्किल दे देगा, तो वो सवाल डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि ये वाला सवाल है, क्वेश्चन ने बोल रखा है आपको इंडक्टर दे रखा है, प्रेरक दे रखा है 20 मिली हेनरी का, संधारित्र दे रखा है, कैपेसिटर दे रखा है, रेजिस्टर दे रखा है, ये V की वैल्यू बोल रखी है, पावर लॉस निकालना है। बच्चों पावर का फॉर्मूला था VRMS, IRMS और cos फाई, ये फॉर्मूला होता है। बच्चों VRMS तो VRMS आ जाएगा, IRMS को VRMS बाय Z लिख सकते हो, है ना, क्योंकि V इक्वल्स टू IZ होता है, तो VRMS IRMS है ना, V इक्वल्स टू IZ अगर लिखूं मैं, और V भी RMS और IRMS, तो बोलो IRMS का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, VR बाय Z। cos फाई पावर फैक्टर शक्ति गुणांक होता है, जिसका फॉर्मूला R बाय Z होता है। तो जो पावर लॉस का फॉर्मूला आता है वो आता है VRMS का स्क्वायर इंटू R बाय Z स्क्वायर। देखो अब इसमें मैं सारी वैल्यूज बता देता हूं आपको। VRMS देखिए, V की वैल्यू दे रखी है, V बराबर 10 sin 340t, ये दिया हुआ है। बच्चों ये है पीक वैल्यू, V नॉट की वैल्यू 10 है, शिखर मान है ये, तो RMS मान कितना आ जाएगा 10/√2। तो VR की जगह क्या लिखोगे 10/√2, R की वैल्यू तो आपको 40 ओम दे ही रखी है, तो R की जगह 40 ओम भी लिख दिया आपने। अब क्या बाकी रह गया, VR की जगह 10/√2 लिख दोगे, R की जगह 40 लिख दोगे, Z बाकी रह गया। बच्चों Z का एक तो फॉर्मूला होता है, Z का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बता दो सारी वैल्यूज है क्या आपके पास। R की वैल्यू 40 ओम है, XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, ओमेगा बच्चों 10 sin ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू 340 है, तो ओमेगा की वैल्यू 340, और L की वैल्यू आपको दे रखी थी 20 मिली हेनरी, तो 20 इंटू 10 की पावर -3। XL भी आ जाएगा। XC कितना होता था 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा, ओमेगा वही है 340, और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 50 माइक्रो, 50 इंटू 10 की पावर -6। देखिए आपके पास अगर पूछूं मैं कि Z की वैल्यू है कि नहीं है, Z का फॉर्मूला था R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। R भी है आपके पास, XL भी है, XC भी है, तो R, XL और XC यहाँ पे लिखोगे तो Z आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो, ये सारी वैल्यूज हैं आपके पास। Z सॉल्व करोगे, Z की वैल्यू लगभग 65 आएगी, 65 ओम के बराबर। ये सारी वैल्यूज है ना आपके पास, और Z 65 आ गया, तो अब इस फॉर्मूले को लगा के आप आंसर भी निकाल सकते हो। यहाँ से पावर का फॉर्मूला आ जाएगा VR मैंने आपको बताया ही 10/√2 है, 10/√2 का स्क्वायर कर लेना। R की वैल्यू 40 है ही, और Z स्क्वायर, Z की वैल्यू लगभग 65 आएगी, 65 का स्क्वायर कर लेना। ये सारी वैल्यूज आप रखोगे तो आंसर 0.51 के लगभग आएगा, 0.46 0.47 आएगा, जो 0.51 माना जा सकता है। इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी थी, ये सवाल ऐसा था जो सबको आता था, लेकिन एग्जाम में सही बहुत कम बच्चों का हुआ था, क्योंकि कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। बाकी फॉर्मूलेज जो हमने बताए हैं, फॉर्मूलेज सबको याद होते हैं, इसलिए कैलकुलेशंस थोड़ी अच्छी कर लें अपनी, ताकि ये सवाल ऐसा है जो 4 नंबर देगा ही देगा, बस हाँ समय आप इसमें कम कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। ठीक है, तो फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। अगला सवाल वो देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। क्लास में कई बार ये क्वेश्चन कराते हैं हम। क्वेश्चन है बोला है 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग L। बच्चों एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से 2 रस्सियाँ बनाई गई हैं, ठीक है, ये 2 रस्सियाँ बनाई गई हैं, और इन दोनों रस्सियों की लेंथ कितनी है, इन दोनों रस्सियों की लंबाई कितनी है, L है, और ये एक दूसरे से यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स है ना, इनका शुरुआत में चार्ज Q और Q मान लो, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मान लो, D मान लो।
और इनमें Q और Q चार्ज है तो रिपल्शन हो रहा होगा, प्रतिकर्षण हो रहा होगा। अब चार्ज लीक करने की रेट कांस्टेंट है बच्चों, चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब dQ/dt वो कांस्टेंट मानना है आपको। चार्ज धीरे धीरे कम होगा तो dQ/dt लीक होने की रेट वैसे तो नेगेटिव होना चाहिए था बट कांस्टेंट है। अब इनमें चार्ज कम हो जाएगा तो ये धीरे धीरे पास आने लग जाएंगे, और ये पास आने लग जाएंगे किस वेलोसिटी से, v से। तो अपने को बताना है देन v वेरीज एज अ डिस्टेंस x। तो ये जब पास आते जाएंगे तो किसी समय पे इनके बीच की डिस्टेंस x हो जाएगी, x और v में रिलेशन बताना है बच्चों। ये जो क्वेश्चन हम करते थे ना, मैं फॉर्मूले बताऊं आपको, अगर हम 2 फॉर्मूले बताते थे आपको। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मोटा डेरिवेशन बता देता हूँ। देखो ये डिस्टेंस को हम y मानते थे और ये डिस्टेंस को हम क्या मानते थे, x मानते थे नोट्स में जब हमने सवाल किया था, वरना अभी भी देख लो, ये y मान लो, ये x मान लो। बच्चों ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा तो कितना फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का फोर्स लगाएगा Fe, और नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। ये एंगल बच्चों हम कितना मानते थे, थीटा मानते थे, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा। ये वही रस्सी है तो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा, वर्टिकल के साथ ऊर्ध्वाधर के साथ कोण थीटा आ जाएगा। फिर हम tan थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं tan थीटा का फॉर्मूला। तो tan थीटा के ना 2 फॉर्मूले बनते थे। tan थीटा का फॉर्मूला अगर इस ऊपर वाले ट्रायंगल में देखोगे तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, x/2। x की आधी है ना तो x/2 और y, ये आधी कितनी है, x/2, और ये लेंथ कितनी आ जाएगी, y आ जाएगी। ठीक है, tan थीटा का एक ये फॉर्मूला होता था। एक tan थीटा का और फॉर्मूला होता था, यहाँ से देखिए tan थीटा का फॉर्मूला लंब या परपेंडिकुलर में आ जाएगा Fe और नीचे आ जाएगा mg, Fe/mg। ये tan थीटा का फॉर्मूला आता था। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो x/2y को तो x/2y रहने दो। Fe इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, k q1 q2 दोनों चार्ज बराबर हैं अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस x मान ली, और mg आ गया। बच्चों इसमें अपने काम की टर्म कौन सी है, अपने काम की टर्म है एक तो x और एक है q। इसके अलावा बाकी कोई टर्म हमारे काम की नहीं है। हम x को इधर ले जाते तो x³ प्रोपोर्शनल टू q² आ जाता, x³ प्रोपोर्शनल टू q² आ जाता ना, x² इंटू x³ प्रोपोर्शनल टू q² आ जाता। बच्चों हमें वेलोसिटी चाहिए, अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, x प्रोपोर्शनल टू q⁻²/3 ये लिख सकते थे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों, टाइम के रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, dx/dt, इसका डिफरेंशिएशन v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करते तो कितना आता, 2/3 और q⁻⁻⁻⁻³ है ना, 2/3 नीचे आया और -1/3 इंटू dq/dt इंटू dq/dt ये आ जाता अपने पास रिलेशन। और आप अगर इसमें बताएं मेरे को कि ये कितना हो जाएगा, देखो ये 2/3 कांस्टेंट था, ये 2/3 कांस्टेंट था, इसे हटा दो, dq/dt कांस्टेंट था, उसे भी हटा दो, तो हमारे पास रिलेशन बचा क्या, हमारे पास रिलेशन बचा v प्रोपोर्शनल टू q⁻⁻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 ⁻
सकते हो, पावर में से एक माइनस करते थे। बच्चों मेरे पास v और q में रिलेशन आया, लेकिन मेरे को v और x में रिलेशन चाहिए था। आप ये बताइए q की जगह क्या लिख सकते थे आप q की जगह क्या लिख सकते थे? यहां से आप q की जगह लिख सकते थे x की पावर 3/2। बताओ x की पावर 3/2 लिख सकते थे क्या q की जगह? क्योंकि यहाँ पे q स्क्वायर था, तो q की जगह x की पावर 3/2 लिख दो, आंसर आ जाएगा। देखो आंसर आ गया v प्रोपोर्शनल टू q। q की जगह क्या लिख देना? x की पावर 3/2। तो x की पावर 3/2 लिखा है और इसकी पावर -1/3 है। बच्चों इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर -1/2 बचेगा। v प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। अब डिफरेंशिएशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने यहाँ पे x बना के v निकाल लिया है। आप यहाँ पे केवल q को x की पावर 3/2 मान लेते हैं
उससे डिफरेंशिएशन करते तब भी आंसर आ जाएगा। मैथ्स है, इसको आप इसके आगे अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएशन कर लो, सॉल्व कैसे भी करोगे आंसर यही आएगा, v प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2, v प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास में हम बताते हैं, और आप अगर ये क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, तो आप बच्चों ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लें, tan थीटा होता है x/2y और FE/mg। इस तरीके के सिस्टम के सारे सवाल इस फॉर्मूले से हो जाएंगे, tan थीटा x/2y या FE/mg। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा जी, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको क्या दिया हुआ है, कैपेसिटर का आ गया बच्चों ये सवाल, तो कैपेसिटर संधारित्र का सवाल आ चुका है हमारे पास। कैपेसिटर के सवाल ने बोला क्या हुआ है कि कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड, बच्चों ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। 8 माइक्रोफैरेड का दिया हुआ है। व्हेन स्विच S इज टर्न टू पोजीशन 2, बच्चों स्विच पोजीशन 2 पे चला जाता है, परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड, जितनी एनर्जी संचित थी, जितनी एनर्जी स्टोर्ड थी ना, उसका कितना पार्ट वो क्या हो गया, क्षय हो गया, खत्म हो गया। मतलब तुम्हें परसेंटेज लॉस निकालना है कि जो एनर्जी स्टोर्ड थी शुरुआत में, जब तुमने की को 1 से 2 पे ले गए तो कितनी एनर्जी लॉस हो गई। बच्चों परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला होता है U इनिशियल माइनस U फाइनल अपॉन U इनिशियल इंटू 100। देखिए परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता था, प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता था फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। लेकिन अगर लॉस पूछा हुआ है, लॉस मतलब प्रारंभ में ज़्यादा रही होगी, इनिशियल में ज़्यादा रही होगी, तो आपको लिखना चाहिए U इनिशियल माइनस U फाइनल अपॉन U इनिशियल इंटू 100। अब आप इसमें ये बताओ शुरुआत में क्या रहा होगा। बच्चों शुरुआत में केवल 1 जुड़ा हुआ है। देखिए शुरुआत में मैं ये ऐसे बना लेता हूँ, ये V था और ये 2 माइक्रोफैरेड से जुड़ा हुआ है। बताइए ये V है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाएगा क्योंकि ये पैरेलल है। तो शुरुआत में इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, ½ CV², ठीक है। अब बाद में क्या किया आपने, बाद में आपने इस स्विच को 1 से 2 पे ले जाओ। अगर 1 से 2 पे स्विच को ले जाओगे तो बच्चों ये बैटरी का तो कुछ काम रहेगा नहीं क्योंकि ये तो खुल गया है, एक एंड से खुली हुई है, तो इसका कोई काम रहेगा नहीं। लेकिन शुरुआत में अब ऐसा हो जाएगा, स्विच जैसे ही आपने बदला 1 से 2 को कनेक्ट कर दिया, अब ये ऐसे कनेक्शन हो गया इधर, है ना। तो अगर ये ऐसे कनेक्शन हो गया है तो वो बैटरी तो किसी काम की रही नहीं, ये 2 वाला कैपेसिटर ऐसे था और ये 8 वाला कैपेसिटर ऐसे रहा होगा। और क्योंकि शुरुआत में ये बैटरी से जुड़ा था, इसका पोटेंशियल V होगा। अभी जैसे ही की को मैंने इधर शिफ्ट किया है, इसका शुरुआत में पोटेंशियल कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, कुंजी को 2 पर लाने के तुरंत बाद जैसे ही की को हम 2 पर लाए होंगे, इसका पोटेंशियल तो V था और इसका 0 है, बाद में दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। आप यहाँ पे बच्चों लॉस का फॉर्मूला बताते थे हम, एक लॉस का फॉर्मूला आता था। क्या आता है एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, U इनिशियल माइनस U फाइनल, इसी को लॉस बोलते हैं। लॉस का फॉर्मूला आता था ½ अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बच्चों 3 जगह आता है। कैपेसिटर में तो आ ही रहा है, कार्य ऊर्जा शक्ति के कोलिजन टक्कर में भी आता था, ½ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। रोटेशन में भी यही फॉर्मूला आता था, m को I से बदलना पड़ता था, ½ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर। और कैपेसिटर में m1 m2 की जगह C1 C2 आ जाएगा। तो अगर वो फॉर्मूला याद है तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। U इनिशियल माइनस U फाइनल का फॉर्मूला लगा दिया, ½ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसका V1 V था और इसका V2 0 था, इसलिए V स्क्वायर आ गया। देखिए ये कितना आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ रहा है 8/10 V स्क्वायर। U इनिशियल माइनस U फाइनल कितना आ रहा है, 8/10 V स्क्वायर। इस फॉर्मूले में रख दो, देखो आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में मैं रखता, U इनिशियल माइनस U फाइनल कितना आ रहा है, 8 और 2 प्लस 8 कितना हो गया, 10, 8/10 इंटू V स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी कितनी है, ये रही इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी मेरे को दिख रही है केवल V स्क्वायर के बराबर, V स्क्वायर इंटू 100। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, 10 से 1 0 कैंसिल, 80% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 80% एनर्जी वो लॉस हो गई होगी। तो याद करना है अपने को, जो भी क्वेश्चंस अपन सॉल्व करें, क्वेश्चंस में फॉर्मूलेज होंगे, उनको ठीक से देखो। और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, 2-2 3-3 चैप्टर्स में आते हैं, तो ये फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा।
चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे अगला सवाल बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको, आर वेक्टर दे रखा है आपको कितना, कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी के आगे लिखा नहीं, कॉस ओमेगा टी एक्स वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी और वाई वेक्टर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर। बच्चों ये क्लास में हम पढ़ाते हैं तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। मैं आपको प्रूफ करा देता हूँ। देखो ये आई कैप है, इसको तुम आई कैप लिख सकते हो, है ना, और इसको जे कैप लिख सकते हो। उसने एक्स वेक्टर वाई वेक्टर बोल रखा है, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है, ये जो भी पार्टिकल है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स निर्देशांक जो है वो कॉस ओमेगा टी है। एक्स निर्देशांक कितना है, कॉस ओमेगा टी। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट है साइन ओमेगा टी, वाई कोऑर्डिनेट है साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से आप बच्चों एक इक्वेशन होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1। ये तो बचपन में पढ़ी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। बोलो साइन की जगह वाई लिख सकते हो तो साइन स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया और ये 1 आ गया। बताइए ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन सर्कल की होती है, वृत्त की होती है। तो क्लास में हम याद करवाते हैं, नहीं याद हो तो याद कर लेना। ये जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन उस पार्टिकल की होती है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये समीकरण उस कण का है जो वृत्तीय गति कर रहा है। और वृत्तीय गति में भी कौन सी वृत्तीय गति कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अब याद होना चाहिए कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में भी कौन सा सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये समरूप वृत्तीय गति है, ये है समरूप वृत्तीय गति। अगर ये समरूप वृत्तीय गति है, यहां तक समझ में आया है, तो अब आप एक एक ऑप्शन पढ़ लो। बताओ V और A बोथ आर परपेंडिकुलर टू R। बच्चों अगर मैं वृत्तीय गति की बात करूं, इसको मैं हटा देता हूं, ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। याद रख लेना, उस इक्वेशन को मैंने प्रूफ किया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में भी कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, जिसमें स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट, जिसमें चाल क्या रहती है, नियत रहती है। अगर तुम इसको एक बार अवकलन करके इसका परिमाण निकालते, इसका डिफरेंशिएशन करते, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालते आप, तो वो 1 आता, कांस्टेंट आता। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो प्लीज आज से याद कर ले, मैं इसको हटा देता हूं। याद क्या करना है अपने को, अगर आज से आपको इक्वेशन दिखी R इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप, ऐसी कोई भी इक्वेशन दिखी तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये समरूप वृत्तीय गति है। और अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में R वेक्टर क्या होता है, R होता है सेंटर से किसी पॉइंट को जोड़ोगे, ये R वेक्टर आ जाएगा। वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, वेग स्पर्श रेखी होता है, मान लीजिए ये वेलोसिटी आ जाएगा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में समरूप वृत्तीय गति में केवल एक ही एक्सेलरेशन लग रहा होता है, AC, और वही A हो जाता है। अब पहला ऑप्शन पढ़ो, V और A बोथ आर परपेंडिकुलर टू R। बच्चों V तो A के परपेंडिकुलर है या V R के परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन ने बोला है, ऑप्शन ने V इज परपेंडिकुलर टू R। हाँ, V और R परपेंडिकुलर, V और R लंबवत हैं, लेकिन A और R परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। A और R तो प्रति समांतर है, A और R तो क्या है, एंटी पैरेलल है। दूसरा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू R। बच्चों दोनों समांतर भी नहीं है ना, वेग और त्वरण दोनों R के लंबवत हैं, वो गलत हो गया है। अच्छा, इसमें ऑप्शंस हिंदी में ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, बट ऑप्शंस वही हैं। सारे ऑप्शंस एक एक देख लेना, मैं इंग्लिश में ऑप्शंस पढ़ के बता देता हूँ, फिर वही हिंदी में भी बता दूंगा। देखो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू R, वो तो गलत हो गया है कि वेग और त्वरण दोनों R के लंबवत हैं, गलत है, समझ लो। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, V और R पैरेलल है, V और R दोनों समांतर दिख रहे हैं क्या R के, नहीं, समझ रहे हो। यहाँ पे है क्या, V वो लंबवत है R के, वेलोसिटी V वो R के क्या है, परपेंडिकुलर है, और A जो है वो प्रति समांतर है, एंटी पैरेलल है R के।
तो वी और आर दोनों, वी और ए दोनों आर के ना तो परपेंडिकुलर है ना तो पैरेलल है, दोनों ऑप्शन गलत है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, बोल रहा है वेग आर के लंबवत है, वेग आर के लंबवत है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, क्या त्वरण केंद्र की तरफ है? बच्चों ये सेंटर इसका ओरिजिन होगा 0,0 और एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? सेंटर की तरफ ही आएगा। थर्ड इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा कि वी आर के परपेंडिकुलर होगा, वी आर के परपेंडिकुलर होगा और एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। चौथा ऑप्शन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, वेग आर के लंबवत होगा, वो तो बात सही है, लेकिन एक्सेलरेशन मूल बिंदु से बाहर की तरफ होगा, वो गलत है। एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, सेंटर पर ही मूल बिंदु है, सेंटर पर ही ओरिजिन है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हिंदी में सही ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिए गए हैं। वेग आर के लंबवत होगा, वेग आर के लंबवत होगा, त्वरण मूल बिंदु की ओर निर्देशित होगा, त्वरण मूल बिंदु की ओर ही निर्देशित होगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन का। हिंदी में फोर्थ ऑप्शन है और इंग्लिश में ये थर्ड ऑप्शन पे लिखा हुआ है। चलिए याद करना है, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, अभी से याद कर लेंगे। कोई भी ऐसी इक्वेशन दिखी जिसमें साइन और कॉस आ रहा है, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद कर लो, उसके बाद देख लो यार, देखोगे आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, बताइए क्वेश्चन नंबर 99 बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, एक चक्ति है जिसकी, एक चक्ति बना लेते हैं, एक डिस्क बना लेते हैं जिसकी रेडियस आर है, मास एम है, और सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर, सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर। तो इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या आर दे रखी थी, इसमें एक होल बनाया गया जिसकी डायमीटर आर थी, ये एक होल बना लिया गया, इसका डायमीटर आर है तो इसका रेडियस r/2 हो जाएगा। ठीक है, ये एक रेडियस है वो r/2 हो जाएगा। इज कट, तो ये बच्चों कट कर लिया इसमें से, is cut from it. What is the moment of inertia of remaining disk about axis passing through center? तो हमें moment of inertia चाहिए इस एक्सिस, एक परपेंडिकुलर एक्सिस जो इसके सेंटर से गुजर रही होगी। एक बड़ी डिस्क थी, इसमें से छोटी डिस्क को क्या कर लिया है? कट कर लिया है। बच्चों ये बताइए, ये जो एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट आप बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दीजिए। बताइए बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो सबको याद ही रहता है, mr²/2। समझ रहे हैं आप? तो बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mr²/2 हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। और इसी एक्सिस के अबाउट छोटी डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो मैं छोटी डिस्क अलग से बना देता हूँ। ये रही छोटी डिस्क, ये एक्सिस है, यही तो एक्सिस है, इसी के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस छोटी डिस्क का। ठीक है, बताओ इस छोटी डिस्क का मास क्या होगा बच्चों? मान लीजिए पूरी डिस्क का एरिया कितना था? पूरी डिस्क का एरिया था πr², पूरी डिस्क का एरिया था πr², तो पूरी डिस्क का मास कितना था? m था, तो 1 एरिया का मास कितना होगा? m/πr²। बताइए छोटी डिस्क का एरिया कितना होगा? पाई इंटू r/2 का स्क्वायर। तो इतने एरिया का मास कितना होगा? m/πr² तो है ही, इंटू ये एरिया कितना है? πr²/4, πr²/4, यानी कि छोटी डिस्क का मास m/4 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? छोटी डिस्क का मास आ जाएगा m/4। बताइए मेरे को ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस का अगर मेरे को I निकालना है तो I की वैल्यू आप निकाल सकते थे, कितनी निकाल सकते थे? I = ICM प्लस md², d की वैल्यू r/2 आ जाएगी। बोलिए इसके अबाउट अगर मैं I लिखता, I = ICM, तो इस डिस्क का भी ICM वही होगा mr²/2, लेकिन इसका m है m/4, m r की वैल्यू है r/2, mr²/2। समझ रहे हैं? ये तो डिस्क का हो गया, प्लस md², m की वैल्यू m/4 इंटू d², d की वैल्यू r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर।
ये बच्चों मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया इस छोटे डिस्क का इसी एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे आप? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो कैसे? I बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर करके। I बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बोलिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? जो बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था अपन ने, इसी में से ये छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। तो इस छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो ये कितना है? MR स्क्वायर तो आएगा ही। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 4 4 जा 16, 16 और 2 मतलब 32। तो ये I की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? MR स्क्वायर अपॉन 32, MR स्क्वायर बटे 32 तो आई है। प्लस यहाँ से कितना आएगा बच्चों? ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 4 4 जा 16 मतलब MR स्क्वायर बाय 16, MR स्क्वायर अपॉन 16। ये कितना आ जाएगा? एलसीएम अगर 32 लोगे तो ये आ जाएगा 3/32 MR स्क्वायर। मतलब बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? MR स्क्वायर बाय 2। छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 3/32 MR स्क्वायर। माइनस कर लो इसे, MR स्क्वायर बाय 2 माइनस 3/32 MR स्क्वायर। बच्चों इसमें एलसीएम ले लेना, 32 आ जाएगा, इधर 16 आएगा, 16 माइनस 3 13 MR स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा 13 MR स्क्वायर बाय 32। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा इसका थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है। और बच्चों इसमें क्या है, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो मत। आपको तो ये याद होना चाहिए कि जो चकती होती है, जो डिस्क होती है, डिस्क का टेंजेंट, डिस्क का स्पर्श रेखा जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जो उसके तल के लंबवत होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 MR स्क्वायर होता है ना। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली 3/2 MR स्क्वायर लिखते, तब भी वो इतना ही आता। और उसके बाद इसको यहाँ पे रख देते, माइनस कर लेते, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आसानी क्वेश्चन है, हाँ प्रैक्टिस होनी चाहिए तभी क्वेश्चन होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ की टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी और प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी, हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस एज दैट ऑफ अर्थ। ये अपने को चाहिए, ये वैल्यू निकालनी है। एस्केप वेलोसिटी का अपने को क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है कि कितनी आएगी। एस्केप वेलोसिटी होती कितनी है बच्चों? एस्केप वेलोसिटी होती है √2gm बाय r। ठीक है। और √2gm बाय r होती है, लेकिन बच्चों डेंसिटी की टर्म्स में डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो आप m की जगह क्या लिख सकते हो? m की जगह लिख सकते थे रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो आप एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते थे √2g अपॉन r, √2g अपॉन r। और m की जगह क्या लिख देते? रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये लिख सकते थे। अब बच्चों जो कांस्टेंट हैं उनको तो छोड़िए, केवल आपको सवाल में रेडियस और डेंसिटी, त्रिज्या और घनत्व देखना है। देखिए एक तो ये घनत्व या डेंसिटी रो बाकी रह जाएगी, ये r से कैंसिल करेंगे तो इधर r स्क्वायर बाकी रह जाएगा। r स्क्वायर में r बाहर आ जाएगा, तो एस्केप वेलोसिटी r रूट रो के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। r रूट रो के प्रोपोर्शनल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? r स्क्वायर का r तो बाहर आ गया, बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट है। तो बताओ कि एस्केप वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आई है? एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल आई है r रूट रो के। r को भी डबल कर दिया, रेडियस को भी ट्वाइस कर दिया, डबल कर दिया, घनत्व को भी डबल कर दिया, तो एस्केप वेलोसिटी 2√2 गुना हो जाएगी। 2√2 मतलब 1/2√2, 1/2√2। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इक्वेशन है, सिंपल से फॉर्मूले लगाओ, फॉर्मूले में वैल्यूज रखो, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 101 पोटेंशियोमीटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में बोल रखा है कि पोटेंशियोमीटर वायर है 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर है 100 सेंटीमीटर का। 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। बच्चों अगर बैटरी को सीरीज में आप जोड़ते हो तो E1 प्लस E2 इसका टोटल EMF आ जाएगा। ठीक है, तो इनको पहले तो कैसे जोड़ा गया है? सीरीज में
एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर बैटरी को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ोगे तो EMF माइनस आ जाएगा, E1 माइनस E2 आ जाएगा। और बैलेंस लेंथ आती है 50 और 10। तो बच्चों बैलेंस लेंथ और E के बीच में एक रिलेशन होता था कि सेकेंडरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो x इंटू एल के बराबर होता है। पोटेंशियोमीटर का ये फॉर्मूला होता है। सेकेंडरी में आपने दो बैटरीज जोड़ी, जिनको सीरीज में जोड़ा, तो उनका EMF आ गया E1 प्लस E2, उसको XL के बराबर x इंटू 50 के बराबर कर देना पहले। बाद में अपोजिट में जोड़ा है तो सेकेंडरी का पोटेंशियल डिफरेंस E1 माइनस E2 रहा होगा, उसको x इंटू एल के बराबर कर देना। आपको रेशियो निकालना है तो आप यहाँ क्या कर रही रेशियो ले लीजिए E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से E1 प्लस E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 E1 माइनस 5 E2 के बराबर। माइनस 5 E2 इधर आ गया 6 E2 इक्वल्स टू 4 E1 और यहाँ से E1 बाई E2 की वैल्यू 6/4 आ जाएगी। 6/4 या 3/2 आ जाएगी। 3/2 फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 101 नंबर का क्वेश्चन, उसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला सवाल 102 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 102 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों, अ सायरन। अब ये वेव थ्योरी का क्वेश्चन दिख रहा है। अ सायरन एमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक सायरन है, सोर्स मान लीजिए इसे, सोर्स है, सोर्स फ्रीक्वेंसी कितनी की निकाल रहा है 800 हर्ट्ज की। इज मूविंग अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, एक ये ऑब्जर्वर है, ये प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स अ क्लिफ। तो यहाँ पे कोई पत्थर वत्थर है, कोई पहाड़ है, उसकी तरफ जा रहा है ये। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट द ऑब्जर्वर हियर्स इन द इको रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ इज। तो बच्चों ये जो साउंड इस क्लिफ से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर इसके पास आएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी इसने पूछी हुई है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए तो सबसे पहले ये सोर्स है, सबसे पहले इसको ऑब्जर्वर मानो आप। इस क्लिफ को, ये जो पहाड़ है ये किसकी तरफ जा रहा है, चट्टान की तरफ जा रहा है, तो इस चट्टान को तुम ऑब्जर्वर मान लो पहले। तो इस चट्टान को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ये बताओ। इस चट्टान को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एफ डैश इक्वल्स टू क्या लिखते थे हम, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लिखते थे। ऊपर क्या आता था ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्वर अगर मैं मानूं तो ये तो चल नहीं रहा है, ऊपर कुछ नहीं आएगा, नीचे 330 और ये सोर्स इस चट्टान की तरफ जा रहा है, इस क्लिफ की तरफ जा रहा है, तो इसको ज़्यादा साउंड सुनाई देगी। तो यहाँ -15 कर देता हूँ मैं। -15 करने से फ़ायदा क्या होगा, नीचे वाली संख्या कम हो जाएगी तो ज़्यादा सुनाई देगी उसे आवाज़, ये इंटू 800। तो अगर इस चट्टान पे कोई बैठा होता तो इस चट्टान पे जो बैठा होगा उसको ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अब यहीं से ये फ्रीक्वेंसी टकराकर इसके पास पहुँचेगी, दूसरे ऑब्जर्वर के पास, और अपने को बतानी है कि इस दूसरे ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो इतनी ही सुनाई देगी, क्योंकि ये बताओ अब इन दोनों में कोई चल नहीं रहा है। अब तुम फॉर्मूला लगाते जैसे कि इस ऑब्जर्वर को कितनी सुनाई देगी ये फ्रीक्वेंसी, तो इस ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, मान लिया एफ डबल डैश सुनाई दे रही है, वो एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी 330, नीचे भी 330। अब ये ऑब्जर्वर हो जाएगा और ये सोर्स हो जाएगा। ना तो सोर्स ही चल रहा है, ना तो ऑब्जर्वर ही चल रहा है। सोर्स भी नहीं चल रहा, ऑब्जर्वर भी नहीं चल रहा है, तो कुछ भी नहीं आएगा, इंटू एफ डैश। तो ये जो एफ डैश है यही आंसर आ जाएगा अपना। समझ रहे हो, यहाँ पे एफ डैश लिखना पड़ेगा टकराने के बाद। और अगर एफ डैश आंसर है, ये आंसर है, तो ये आंसर कितना आ रहा है 330 अपॉन 315 इंटू 800। तो ये 800 से तो थोड़ा सा बड़ा ही आएगा, 800 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो इसलिए इसका आंसर अपन 838 कह देंगे। 800 तो आ नहीं सकता है, तो 838 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। याद कर लेना, वेव थ्योरी के क्वेश्चन आते रहते हैं, किस तरीके से होंगे वो बता रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, इसको हटा देते हैं। और 103 नंबर का क्वेश्चन, 103 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, टू गेट आउटपुट 1, यहाँ पे आउटपुट 1 चाहिए आपको, आउटपुट 1 चाहिए, तो करेक्ट चॉइसेस आपको बतानी है। ये तो कौन सा गेट होता है, और होता है, और मतलब A प्लस बी, यहाँ से A प्लस बी आएगा, ये एंड होता है, ये इधर C आ रहा है, तो मतलब आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, A प्लस बी और C का एंड है, मतलब डॉट लगाना पड़ेगा, A प्लस बी डॉट C, ये आउटपुट मिलेगा आपको।
तो y की वैल्यू 1 चाहिए आपको, तो a b और c की वैल्यू दे रखी है, बताओ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, तो 1 और 0 लिखोगे 1 + 0, और c की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 आ रही है 1, 1 + 0 कितना होगा 1 हो जाएगा, 1.1 कितना हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या सेकंड आंसर आएगा? अब बाकी कोई भी आंसर नहीं आएगा, देखो c 0 है ना, तो डॉट अगर 0 के साथ करोगे तो हमेशा कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो बाकी कोई आंसर आएगा ही नहीं, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले सवाल में चलते हैं बच्चों अपन। तो अगले क्वेश्चन में डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया बच्चों। डिफ्रैक्शन में आपको बोला हुआ है कि सिंगल स्लिट में बच्चों पाथ डिफरेंस a sin थीटा आता था, ये तो पता होना चाहिए, और याद रखना है n लैम्डा होना चाहिए था यहाँ पे मिनिमा के लिए, और मैक्सिमा के लिए यहाँ पाथ डिफरेंस होता था 2n - 1 λ/2, थोड़ा उल्टा हो जाता था, समझ रहे हो क्या? सिंगल स्लिट के लिए ये याद करना था। अब अगर ये याद होगा तभी आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में पढ़ लो क्या बोला हुआ है कि फर्स्ट मिनिमा, अब पहला न्यूनतम, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखोगे तो a sin थीटा को आप लैम्डा के बराबर लिख लो, वो 30 डिग्री पे है तो a की वैल्यू a आ गई, sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई, sin 30 हाफ हो गया, लैम्डा कितना दिया हुआ है, अब 5000 लैम्डा दिया हुआ है आपको 5000, एंगस्ट्रॉम में ही लिखा है अपन ने इसे, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। चलो आगे क्या पढ़ते हैं, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अब सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए, तो सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए तो a sin थीटा की वैल्यू, सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 2 लिखोगे आप, तो 2 × 4, 4 - 1 3 λ/2, 3 λ/2। तो एंगल बताना पड़ेगा यहाँ से आपको, बोलो sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 λ/2a, 3 λ/2a। तो वैल्यूज लिख दो यहाँ पे, ये लैम्डा तो जो भी था इसको लैम्डा ही लिखते, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 लैम्डा दिख रही है मेरे को, इसकी जगह अगर मैं लैम्डा ही लिख रहा हूँ तो a की जगह 2 लैम्डा दिख रहा है, तो बोलो ये कितना आ गया 3/2, ये लैम्डा था, a की जगह 2 लैम्डा है तो ये 3/4 आ रहा है। साइन थीटा की वैल्यू 3/4 आ रही है, साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/4 आ रही है तो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4 के बराबर। ठीक है, याद करना है कि डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस क्या क्या होता है वो इसी तरीके से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। अगला आएगा 105 नंबर का प्रश्न। बताइए 105 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है। व्हेन मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। बच्चों ये बताओ, एक फॉर्मूला होता था E = K + phi का, ये फॉर्मूला होता था। तो जब एनर्जी आ रही है लैम्डा तो hc/λ इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी को EV0 लिख सकते थे, तो E × V लिख देते, और फाई की वैल्यू फाई है। अब सेम सरफेस मतलब वर्क फंक्शन सेम है, इसको 2 लैम्डा से अपन ने किया है तो hc/2λ लिख लेना। स्टॉपिंग पोटेंशियल V/4 है तो EV/4 लिख लेना, प्लस फाई, तो फाई आ गया। थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ पूछी है अपने से, चलो थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ निकालते हैं। ये बताओ यहाँ से hc/λ की वैल्यू तुम निकाल सकते थे EV + phi के बराबर। hc/λ की वैल्यू EV + phi, बच्चों यहाँ से hc/λ कितना आता, 2 इधर चला जाता, 2 इधर चला जाता तो EV/2 + 2 phi आता कि नहीं आता, यहाँ से 2 इधर चला जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये EV/2 हो जाएगा और ये 2 phi आ जाएगा। बोलो यहाँ से क्या आ रहा है कि ये EV/2 इधर जाएगा तो इधर भी EV/2 बाकी रह जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये फाई बाकी रह जाएगा। तो फाई की वैल्यू EV/2 के बराबर आई है, या EV को आप 2 फाई लिख सकते हो, EV को क्या लिख सकते हो 2 फाई के बराबर। बताइए मेरे को इस इक्वेशन को hc/λ इक्वल्स टू, ये EV दिख रहा है, EV की वैल्यू 2 फाई है तो 2 फाई + फाई 3 फाई, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी hc/3λ। बच्चों फाई का फॉर्मूला होता था hc/λ मैक्सिमम या थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। आपसे थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ दहली तरंगदैर्घ्य पूछी हुई है, दहली तरंगदैर्घ्य कंपैरिजन या तुलना करने पे 3λ आ रही है। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं, इसी तरीके से इसको सॉल्व करा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
106 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों 106 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको बोल रखा है द्रव्यमान m है, मास m है, वेलोसिटी v है, अल्फा पार्टिकल है। व्हेन अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m, अल्फा पार्टिकल है m मास का, वो v वेलोसिटी से चलता है z e की तरफ। देखिए एक अल्फा पार्टिकल मान लीजिए और ये z e की तरफ चल रहा है। बच्चों अल्फा पार्टिकल का मास होता है मतलब 4 और चार्ज उसका 2e होता है, 2he4 होता है ना। तो ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस चाहिए, इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। बच्चों इसमें आपको v वेलोसिटी से इसको फेंका हुआ है आगे। आप इस सवाल को ऐसे समझिए, एक ये प्लस चार्ज है, एक ये प्लस चार्ज है और इसको तो ये तो फिक्स है और ये अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रहा है। बच्चों यहाँ पे केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यहाँ पे केवल स्थिर विद्युत की बल लगेगा जो कि संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसलिए यहाँ पे आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन KI/UI बराबर K फाइनल U फाइनल। तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली केवल ये चल रहा है अल्फा पार्टिकल, तो 12mv²। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी होती KQ1Q2/R, स्थितिज ऊर्जा, तो वो शुरुआत में 0 है। अब बाद में ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिटार्डेशन देगा, मंदन देगा, तो लास्ट में इनके बीच की कम से कम दूरी d हो गई। ये प्लस यहाँ पे आके रुक गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, वेग 0 हो गया। उसके बाद ये प्लस इस प्लस को और धक्का देगा तो ये पीछे चला जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस जब होगी, जब न्यूनतम दूरी होगी, तब ये अल्फा पार्टिकल रुक चुका होगा। इसलिए आप गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 0 मान सकते हो, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बच्चों KQ1Q2/d², KQ1Q2/d²। आपको क्या निकालनी है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच और m। बच्चों d और m में रिलेशन चाहिए, तो ये रहा इधर m, ये रहा इधर d, m प्रोपोर्शनल टू 1/d² या d प्रोपोर्शनल टू 1/√m। बाकी और किसी का मतलब है नहीं। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मतलब 2001 से 2010 का पेपर भी मैंने डिस्कस करा रखे हैं, उनमें देखिए उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है और ये 2016 में तो आ ही रहा है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नीट में करके जाना बहुत आवश्यक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपन 107 नंबर का क्वेश्चन वो कर लेते हैं, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन में अपने को मैच दो कॉलम करने हैं, मैग्नीफिकेशन दिए हुए हैं आपको, है ना। तो मैग्नीफिकेशन m दिया हुआ है आपको और इसको आपको मिलाना है। तो मैग्नीफिकेशन सबसे पहले -2 दिया हुआ है, मैग्नीफिकेशन -2 दिया हुआ है। तो वैसे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -v/u होता है ना। इससे आप ये बोल सकते हो v और u का साइन सेम होगा, v और u का साइन सेम होना चाहिए अगर -2 की बात करें तो। और भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। -2 का मतलब इमेज रियल होनी चाहिए और इन्वर्टेड होनी चाहिए। वास्तविक इमेज बनेगी, जब भी रियल बन रही है तो इन्वर्टेड तो बनेगी, मतलब a के साथ c तो आना ही चाहिए, ठीक है। a के साथ c तो आना ही चाहिए। और बच्चों कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाता तो वो छोटी बनाता, लेकिन यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा दिख रहा है, मतलब साइज ऑफ इमेज बड़ी होगी। तो हो ना हो ये m अगर -2 है तो कॉनकेव लेंस होना चाहिए था और रियल इमेज बननी चाहिए थी, क्योंकि मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तो बड़ी इमेज बन रही है, मतलब कॉनकेव ही मिरर होगा और रियल। तो कॉनकेव और रियल मतलब a जुड़ेगा b और c से, a जुड़ेगा b और c से। ये तो c और d है, ये गलत हो गया। a जुड़ेगा b और c से, ये सही हो गया। यहाँ पे b और c नहीं है, यहाँ पे b और c नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। बाकी सब ऑप्शंस देखोगे तब भी निकाल सकते हो सेमी कॉम्बिनेशन। बाकी और चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि a केवल b और c से मिल रहा है जो यहाँ पे बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो 108 नंबर का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, 10 ग्राम का मास है तो मास लिख लेना 10 ग्राम मतलब 10/1000 यानी 10⁻⁻² किलोग्राम। ये तो मास दिया हुआ है आपको।
रेडियस कुछ दी हुई है 6.4, तो रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻²। और नीट के क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं होते, केवल कैलकुलेशन है, मैथ्स है, उसको ठीक से सॉल्व करोगे तभी आंसर आएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना। और ये क्वेश्चन पहले भी नीट में आ चुका है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी आपको ये करवाया हुआ है। यहाँ पे इसने बोला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आपको बताना है, ठीक है। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से चलता है ये, वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आपको परिमाण बताना है। 2 चक्कर के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 8 इंटू 10⁻⁴, 8 इंटू 10⁻⁴ हो जाती है। हिंदी में ये आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है, तो ये मैं बता देता हूँ। वैसे हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ था, यदि गति आरंभ करने के 2 चक्कर के पश्चात इसकी गति जुड़ जाए, 2 चक्कर के पश्चात इसकी गति जुड़ जाए, ये आपको 8 इंटू 10⁻⁴ दे रखी है। बताइए इसमें तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लेते हैं, हाफ mv² इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁴, तो हाफ आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 10⁻² इंटू v², ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁴। यहाँ से v² की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगी 16 इंटू 10⁻², क्योंकि 10⁻² इधर आएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, और 10⁻⁴ और +2 मतलब -2 बाकी रह जाएगा, तो v² की वैल्यू आ जाएगी 0.16 के बराबर। अगर v² की वैल्यू है और तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए तो v² - u² बराबर 2as लगा दो बच्चों। v² की वैल्यू 0.16 है, निकाली है अपन ने, है ना, और -u² की वैल्यू तो 0 है, 280, और s की वैल्यू बच्चों 4πr, क्योंकि 2 चक्कर कंप्लीट कर रहे हो तो 2 रेवोल्यूशन के बाद 4πr आ जाएगा। ये बताइए 80 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी। मैथ्स है तो मैथ्स आप सॉल्व कर लेना ठीक तरीके से। 0.16, ये तो 0.16 है, नीचे 2 4 कितना आ गया 8 पाई, और r भी नीचे आएगा, r की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻²। ठीक है, कैलकुलेशंस इसकी करनी पड़ेंगी आपको, तो इसकी कैलकुलेशन आप कर लो थोड़ी बहुत जितनी कर पाओ। ये पॉइंट हटा लेना तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, और ये हटाओगे तो ऊपर 1 0 आ जाएगा, तो नीचे 1 0 लगा लेना। कुल मिला के 16/80 कर लेता हूँ इसे, पाई इंटू 64 इंटू 10⁻²। बस इसको सॉल्व कर लो आप। 16 4 कितना होता है, 64 होता है, और ये ऊपर आ जाएगा तो 100/4 8 320 पाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10/32 पाई, 10/32 पाई सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यूज़ तो सारी हैं इसमें, बस मैथ्स आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, जो भी मैथ्स है, ठीक है। और क्वेश्चंस नीट में मैंने बोला ही है, क्वेश्चन सारे आसान आते हैं, मैथ्स तसल्ली से करोगे तो सॉल्व हो जाएगी। एग्जाम में टाइम कम रहता है इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन ठीक से सॉल्व कर लेना, यही 3rd इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन 109 नंबर का क्वेश्चन। 109 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों ये बताइए क्या बोला हुआ है कि v आपको दे रखा है v0 sin ωt, AC का क्वेश्चन है, v की वैल्यू है v0 sin ωt। ये लगाते हैं अपन AC में, किस में, कैपेसिटर में। तो बच्चों कैपेसिटर में आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कैपेसिटर में धारा आगे रहती है विभव से, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए कितने से आगे रहती है, 90 डिग्री से। फर्स्ट ऑप्शन बोल रखा है कि करंट I लीड्स वोल्टेज बाय 180 डिग्री। बच्चों करंट आगे रहता है लेकिन 90 डिग्री से। करंट I लैग्स, I पीछे तो रहता ही नहीं है, वो भी गलत हो गया। करंट I सेम फेज में होता है, वो भी गलत हो गया। ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, इसीलिए ओवर अ फुल साइकिल कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी। बच्चों ये 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। कैपेसिटर कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। आइडियल कैपेसिटर है ना, मतलब प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है, शुद्ध प्रेरकीय या शुद्ध धारतीय परिपथ, उसमें शक्ति की हानि 0 होती है, क्योंकि V और I के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो बस यही आंसर आ जाएगा 3rd इस क्वेश्चन का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों 110 नंबर का क्वेश्चन। 110 नंबर का क्वेश्चन बोला है डिस्क स्फीयर, इनका रेडियस सेम है, मास सेम है, रेडियस मास सेम है, इंक्लाइंड प्लेन पर इनको छोड़ा गया है। विच ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट। पहले नीचे कौन आएगा,
ये आपको बताना है। और जो टाइम का फॉर्मूला होता था, टाइम का फॉर्मूला होता था 1/sin थीटा, बाहर लिखा हुआ आता था, अंदर आता था 2h/g और 1 + k²/r²। मतलब टाइम ना वो प्रोपोर्शनल होता है √1 + k²/r² के। जिसका k²/r² ज़्यादा होगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, वो बाद में नीचे आएगा। k²/r², डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था mr²/2, स्फीयर का आपको मानना पड़ेगा 2/5 mr²। कुछ नहीं बोला हो तो सॉलिड स्फीयर मानना पड़ेगा। इसका k²/r² हो गया 1/2, जो भी mr² के आगे लिखते हैं वो k²/r² है। इसका k²/r² हो गया 2/5, 1/2 मतलब 0.5 और 2/5 मतलब 0.4। तो सॉलिड स्फीयर का k²/r² कम है। जिसका k²/r² कम होगा उसको टाइम कम लगेगा, वही जल्दी नीचे आ जाएगा। गोला या स्फीयर वो पहले नीचे आएगा क्योंकि उसका टाइम कम है। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है, फॉर्मूले से कंपैरिजन करो, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 ने क्या बोल रखा है? एक्सपेंशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ने बोल रखा है कि इफ L2 - L1 इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल द टेम्परेचर। बच्चों L1 L2 आपको लेंथ दे रखी हैं, α1 α2 इनके कोफिशिएंट दे रखे हैं। L2 - L1 की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। दो रॉड्स हैं। अब बताओ रॉड को जब आप हीट करोगे तो उसके टेम्परेचर में कुछ मतलब उसका टेम्परेचर चेंज करने से उसके लेंथ में चेंज आएगी। बताइए मेरे को फाइनल लेंथ हो कितनी जाती है? फाइनल लेंथ का फॉर्मूला होता है इनिशियल लेंथ 1 + अल्फा थीटा या डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर पहली वाली रॉड है तो उसकी लेंथ कितनी आई होगी? उसकी लेंथ हो गई होगी L1 + डेल्टा L1 टेम्परेचर चेंज करने के बाद, और दूसरी वाली रॉड की भी लेंथ हो गई होगी L2 + डेल्टा L2 टेम्परेचर चेंज करने के बाद, है ना। जहाँ पे डेल्टा L, यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता L इनिशियल प्लस, है ना, L इनिशियल अल्फा डेल्टा थीटा। बच्चों यही डेल्टा L की वैल्यू होती थी। तो ये बताओ मेरे को, अगर L2 - L1 आपको हमेशा सेम रखना है तो आप ये दोनों डेल्टा L1 डेल्टा L2 सेम मान लो, क्योंकि अगर इनको आप सेम मान लेते तो जब इनको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमेशा इनकी चेंज इन लेंथ L1 - L2 या L2 - L1 सेम रह जाएगा। बताइए डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L1 α1 डेल्टा थीटा और L2 α2 डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ गया L1 α1 बराबर L2 α2। L1 α1 बराबर L2 α2 फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन 112 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों बताइए 112 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 112 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ दे रखी है। तो टेलीस्कोप में इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है और आईपीस की फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और टू व्यू 200 सेंटीमीटर पर 200 यहाँ से 200 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बताइए इसके लिए आप फॉर्मूला लगाते 1/v + 1/u = 1/f। ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला लगाया कि इसकी इमेज बनेगी कहाँ, तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/40 - 1/200, यानी 1/v की वैल्यू कितनी आएगी? नीचे 200 और 40, ऊपर -160, ऊपर -160 आ जाएगा। ये तो ये बताइए आप मेरे को कितना आ जाएगा? ये एक 40 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स आ जाएगा, 4, और 4 को इससे कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। -50 आ रहा है। तुमने अगर इसको यहाँ u को +200 लिखा था, इसको तुमने प्लस लिया है, तो मतलब इधर कहीं 50 पे इमेज बन रही होगी, तभी तो माइनस में आ रहा है ना। इसको प्लस ले लिया इधर तो ये माइनस आ जाएगा, तभी -50 आ रहा है। अब आपको क्या बताना है? इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो फोकल लेंथ इसकी 4 है तो ये डिस्टेंस 4 तो कम से कम होनी चाहिए। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कम से कम कितनी होनी चाहिए? 54 सेंटीमीटर। 50 पे इमेज बन जाएगी,
फोकस की डिस्टेंस तो कम से कम होनी चाहिए थी, तो 50 और 54 इमेज 54 डिस्टेंस दोनों लेंसेज के बीच में होगी, तब ये काम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 113 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों अपन। 113 नंबर का क्वेश्चन वो आपको दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, रेडियस 50 सेंटीमीटर है और इट इज़ फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो एक रेडियस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2 मीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब 50/100 लिख सकते हो, 50/100 को आप क्या लिख सकते हो 1/2 मीटर है। और इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो टॉर्क का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, आई अल्फा। ठीक है, और आपने को बताना क्या है, नेट एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। अच्छा, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को नेट एक्सेलरेशन चाहिए। बच्चों नेट एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो नेट एक्सेलरेशन 2 एक्सेलरेशन लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल। तो AC स्क्वायर AT स्क्वायर का रूट निकाल लोगे, वो नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। 2 सेकेंड बाद आपको एक्सेलरेशन चाहिए। तो इसमें ये बताइए आप कि इसमें अल्फा दे रखा है, हमें अल्फा दे रखा है और t दे रखा है, तो v इक्वस टू u प्लस AT अगर मैं लगाता तो ओमेगा इक्वस टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। तो ओमेगा की वैल्यू 2 सेकेंड बाद आ जाती है, अल्फा की वैल्यू भी 2 और t की वैल्यू भी 2, तो ओमेगा आ जाता 4 रेडियन पर सेकेंड। अगर ये 4 रेडियन पर सेकेंड आ गया तो AC की वैल्यू कितनी आ जाती है, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 16/2 मतलब AC की वैल्यू तो 8 आ गई। AT की वैल्यू अल्फा आर होती थी, अल्फा कितना है 2, R की वैल्यू है 1/2, तो AT की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, यानी रूट 65 आ जाएगा। लगभग इसे 8 ही मान लो, तो सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, फॉर्मूलेस देख लो क्या क्या अप्लाई करने हैं, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो इसके आगे, अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 114 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या बोला हुआ है, रेफ्रिजरेटर वर्क्स 4 से 30 के बीच में रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है, 4 से 30 के बीच में, और 600 कैलोरी हीट लेता है पर सेकेंड। पावर रिक्वायर्ड अपने को बतानी है कितनी पावर होगी। तो बच्चों ये बताओ आप मेरे को कि जो फ्रिज होता है ना, फ्रिज में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ना, या निष्पादन गुणांक, इसका फॉर्मूला होता था, बीटा का फॉर्मूला क्या क्या होता था, बीटा का फॉर्मूला होता था हीट एब्जॉर्ब अवशोषित ऊष्मा बटा कार्य, है ना, और या फिर T1 माइनस T2 और ऊपर T2, ये भी एक फॉर्मूला होता था। ये T2 कौन सा टेम्परेचर होता है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर, इनसाइड टेम्परेचर, और ये फ्रिज के बाहर का टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर। बच्चों ये फ्रिज के फॉर्मूले हैं रेफ्रिजरेटर या AC के, ये याद होंगे तो आंसर आ जाएगा। बताओ हीट कितनी ली है, 600 कैलोरी हीट 1 सेकंड में ली है। बच्चों इसको भी T से डिवाइड कर दो, इसको भी T से डिवाइड कर दो, कर सकते ना, T से T कैंसिल भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हीट पर सेकेंड। ये आपको कितना दे रखा है 600 कैलोरी, तो ऊपर तो लिख लिया 600 कैलोरी, नीचे वर्क अपॉन टाइम, ये पावर आ गया, यही आपको चाहिए, और T2 अपॉन T1 माइनस T2। T2 कौन सा टेम्परेचर है, इनसाइड, अंदर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 में 273 जोड़ना पड़ेगा ताकि केल्विन में आ जाए 277। तो इनसाइड का टेम्परेचर 277 आ गया, और नीचे T1 माइनस T2, डिफरेंस सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है, 30 में से 4 माइनस करोगे 26। तो बच्चों यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलोरी को जूल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वॉट में आंसर दिया हुआ है। ये कितना आता, अगर इसे मैं 10 मान लेता, 10 के लगभग, तो 10 आ जाता, 10 से इसको कैंसिल करते तो पावर 60 कैलोरी आती। इससे वैसे बड़ी आएगी क्योंकि ये आंसर 10 से बड़ा आता और ये थोड़ा छोटा हो जाता, मतलब 60 कैलोरी। 60 को अगर आप 4.2 से मल्टीप्लाई करो तो 240 के आसपास एक ही आंसर दिख रहा है आपको, 236 वो आंसर आ जाएगा। रफली कैलकुलेशन कर लो और आंसर देख लेना, 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन 115 नंबर का क्वेश्चन ये देख लेते हैं। 115 नंबर का जो क्वेश्चन है,
इस 115 नंबर के क्वेश्चन में गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। एक गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस किया गया है और उसी गैस को एडियाबैटिक भी कंप्रेस किया गया है। बच्चों ये मैं दो कर्व बना देता हूँ, एक ये रहा कर्व और एक ये रहा कर्व। बच्चों इन वक्रों में से मैं आपसे पूछता कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक कर्व रुद्रोष्म वक्र की ढाल ज़्यादा होती है। ये जो येलो वाला वक्र दिख रहा है ये एडियाबैटिक का है ना, ये रुद्रोष्म का है, ये आइसोथर्मल का है। ये तो आपको पहले पता होना चाहिए, मतलब याद कर लेना, टकराने के बाद एडियाबैटिक नीचे होता है। ये येलो वाला वक्र एडियाबैटिक है, ये ऊपर वाला वक्र आइसोथर्मल है। अब क्वेश्चन ने बोला क्या है, हम एक पी कर्व बना लेते हैं, पी और वी कर्व बना लेते हैं। एक गैस है हमारे पास, उसको हमने क्या कर रखा है, कंप्रेस कर रखा है। गैस को कंप्रेस कर रखा है, कंप्रेस मतलब संपीड़न करना है। संपीड़न करना है मतलब वॉल्यूम पीछे जाएगा, तो हम ये दो रास्ते से पीछे चले गए। हमने यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, यहाँ पे वॉल्यूम v मान लो, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, v/2 हो गया। बच्चों इसके ऊपर वाला कर्व देखो, बताओ जब हम पीछे जाते हैं तो आइसोथर्मल नीचे रहता है, तो ये नीचे वाला कर्व कौन सा आ जाएगा, आइसोथर्मल का। ऊपर वाला कर्व किसका आ जाएगा, एडियाबैटिक का। अब यही बोला है उसने कि आपको इन दोनों प्रोसेस से क्या करना था, कंप्रेस करना था, कर दिया कंप्रेस। अब आपसे पूछा है कि वर्क किसका ज़्यादा होगा। बच्चों कौन ऊपर दिख रहा है, एडियाबैटिक ऊपर दिख रहा है, क्योंकि रुद्रोष्म ऊपर है इसलिए उसका कार्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कंप्रेशन ऑफ गैस आइसोथर्मल विल रिक्वायर मोर वर्क, ये तो गलत हो गया। कंप्रेशन बाय गैस एडियाबैटिक, बच्चों ये सही हो गया। अगर आप एडियाबैटिक या रुद्रोष्म से संपीड़न करते हो तो कार्य क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर के प्रश्न, उसकी तरफ आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट आइए 116 नंबर का प्रश्न। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन ने बोला क्या हुआ है कि इंटेंसिटी YDSC में अधिकतम इंटेंसिटी मैक्सिमम तीव्रता I0 दे रखी है ना, ये I0 है, वहाँ पे जीरो जो है ऊपर लिख दिया है, तो ये जीरो ऊपर नहीं आएगा, ये I0 है एक्चुअली, है ना, I0 नहीं है, ये I0 लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर ये तीव्रता है तो मैक्सिमम अधिकतम तीव्रता दी हुई है आपको, तो इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता था, ठीक है, वो आता था 4I के बराबर। मैक्सिमम इंटेंसिटी अधिकतम तीव्रता 4I आती थी, और जनरल तीव्रता का वैसे फॉर्मूला कितना आता था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना आता था, 4I sin स्क्वायर 5/2, और sin स्क्वायर 5/2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वो आ जाती थी 4I के बराबर। ठीक है, ये तो अपने को दे रखा है। अब क्या बोल रखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स D दे रखी है आपको, तो D आपको दिया हुआ है कुछ, D की वैल्यू दे रखी है आपको 5 लैम्डा के बराबर, D की वैल्यू 5 लैम्डा के बराबर है। और ये जो दूरी दे रखी है ये D होता है, ये D 10D के बराबर है। D की जगह 5 लैम्डा लिखोगे अगर यहाँ पे, तो ये 50 लैम्डा हो जाएगी, ये दूरी है 50 लैम्डा के बराबर। और व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। बच्चों किसी एक स्लिट के आगे ये बिंदु है, यहाँ पे आपको इंटेंसिटी बतानी है कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बता दो, पाथ डिफरेंस बता दो, आंसर आ जाएगा। बच्चों पाथ डिफरेंस, यहाँ पे जो दो लाइट्स पहुँचेंगी उनका आपको पाथ डिफरेंस बताना पड़ेगा। देखिए ये दूरी अपन निकाल सकते थे, ये आधी दूरी कितनी हो जाती, D/2 आ जाती। ठीक है, तो अपन एक ये इसको कनेक्ट करते तो एक एंगल आता tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला आता D/2/50D, 50 लैम्डा। समझ रहे हो, tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता, ये परपेंडिकुलर D/2 और ये बेस कितना है 50 लैम्डा है। D की वैल्यू, और D की वैल्यू 5 लैम्डा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, D की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे 5 लैम्डा अपॉन ये कितना है 100 लैम्डा। तो यहाँ से tan थीटा आ गया 1/20, tan थीटा 1/20 आ गया। ठीक है, और बच्चों एक अपने पास आता था यहाँ पे sin थीटा, D sin थीटा का फॉर्मूला, D sin थीटा का फॉर्मूला आता था। अब D sin थीटा पाथ डिफरेंस होता था, D sin थीटा डेल्टा x या पाथ डिफरेंस होता था। तो यहाँ पे sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू सेम ही आएगी,
साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू सेम आएगी, तो पाथ डिफरेंस आप निकाल सकते थे डी साइन थीटा। डी स्मॉल डी की जगह आप 5 लैम्डा लिख सकते थे, स्मॉल डी की जगह 5 लैम्डा लिख दिया। साइन थीटा और टेन थीटा सेम है, तो इसकी जगह आपने साइन थीटा की जगह टेन थीटा लिखा, टेन थीटा की जगह 1/20 लिखा, तो आपको पाथ डिफरेंस λ/4 दिख गया। पाथ डिफरेंस अगर λ/4 है ना, तो यहाँ से आप एंगल निकाल लो। देखिए लैम्डा एंगल में, मतलब लैम्डा पाथ डिफरेंस में एंगल आता था 2 पाई के बराबर, तो λ/4 में एंगल आएगा 2π/4। 2π/4 मतलब π/2। तो आपको π/2 पर क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए 4i, ये तो मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 दे रखी है, और साइन स्क्वायर एंगल आया है π/2। π/2 को 2 से और डिवाइड करोगे तो π/4 आ जाएगा। π/4 45 डिग्री में कितना आ जाएगा वो 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। I0/2 इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, बढ़िया ही सवाल है, सारे आपको फॉर्मूलेस पता होंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 बच्चों फ्लूइड का क्वेश्चन दिख रहा है। तो बच्चों इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2 लिक्विड्स दिए हुए हैं जिनकी डेंसिटी रो और एन रो है। तो ये आप ऐसे कोई कंटेनर बना लो जिसके अंदर 2 लिक्विड्स हैं, है ना, 2 लिक्विड्स हैं, और इसमें एक की डेंसिटी रो है, एन रो है। एन की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब ये भारी है, तो भारी वाला लिक्विड नीचे रहेगा और ये वाला लिक्विड ऊपर रहेगा। और इनकी हाइट है कुछ h हाइट दोनों की दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर अपन ने एक सॉलिड सिलेंडर, इसके अंदर एक सिलेंडर बेलन को अपन ने रख दिया है जिसकी लेंथ L है। इसकी टोटल लेंथ L और डेंसिटी D माननी है सिलेंडर की, ठीक है। L और D मैं लिख देता हूँ, इसकी लेंथ L और डेंसिटी D। द सिलेंडर फ्लोट्स विद एक्सिस वर्टिकल लेंथ PL इन डेंसर। तो जो भारी लिक्विड है, भारी लिक्विड नीचे होगा, इसके अंदर इसकी लेंथ कितनी है, P इंटू L है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, L माइनस PL, ये इसकी लेंथ आ जाएगी। अब बच्चों अगर ये फ्लोट कर रहा है तो नीचे जो बायोंसी लगेगी, नीचे mg लगेगा, नीचे लगेगा mg, और ऊपर वाले लिक्विड को 1 मानो, नीचे वाले लिक्विड को 2 मानो, तो इसकी बायोंसी B1 ऊपर लगेगी और इसकी दूसरे वाले की बायोंसी B2 भी ऊपर लगेगी। तो आंसर में लिखना चाहिए B1 प्लस B2 mg के बराबर होगा। अब B1 लिख लो, बायोंसी का फॉर्मूला होता है रो Vg। रो आता है किसका, रो आता है लिक्विड का, V आता है वॉल्यूम सिलेंडर का। तो B1 की डेंसिटी आ गई रो, वॉल्यूम केवल इतना वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू इसकी लेंथ आ जाएगी L इंटू 1 माइनस P इंटू G। बच्चों ये मैंने B1 लिख दिया है। B1 का फॉर्मूला होता है रो Vg। रो तो किसका, लिक्विड का, वॉल्यूम बेलन का, सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया A है और ये लेंथ आ जाएगी जो भी है, एरिया इंटू लेंथ, और G आ गया प्लस B2 मतलब नीचे वाले सिलेंडर की लेंथ, नीचे वाले सिलेंडर का बायोंसी आ जाएगी रो। अब रो है इसका एन रो इंटू वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों एरिया इंटू लेंथ, हाँ, और G, और ये mg के बराबर आ जाएगा। m मतलब टोटल सिलेंडर का मास, तो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो टोटल सिलेंडर की डेंसिटी D, टोटल वॉल्यूम A इंटू L इंटू G। ये अपने पास आ जाएगा इक्वेशन। इस इक्वेशन में तुम वैल्यूज हटा लो जो हटा सकते हो। रो A L G, रो A L और G, रो A L और G, और रो तो यहाँ पे है नहीं तो रो कैंसिल मत करना, यहाँ पे है ना, रो आप इसमें कैंसिल मत करना। A L और G वो जरूर कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा, A L और G, A L और G ये कैंसिल हो गया। बताओ यहाँ पे क्या बाकी रह गया, रो इंटू 1 माइनस पी, रो इंटू 1 माइनस पी बाकी रह गया। यहाँ क्या बाकी रह गया, प्लस n रो p, और ये किसके बराबर आ गया, d के बराबर आ गया। यही पूछा था आपसे, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें सारे ऑप्शंस में रो कॉमन ले रखा है, तो रो अगर कॉमन ले लें तो रो कॉमन लेने पे आ जाएगा 1 माइनस पी प्लस एन पी, और ये आ जाएगा किसके बराबर, डी के बराबर। तो रो में आएगा 1 माइनस पी और एन पी। अच्छा अब पहला ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन क्या है, रो और ब्रैकेट में है 1 प्लस
n-1p, n-1p। तो यही ऑप्शन, इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो आप? अंदर अगर p कॉमन ले लेते, इसमें रो तो कॉमन लिया ही, अंदर p कॉमन ले लेते तो ये शायद n-1 आ जाता है यहाँ पे। तो ये पहला ऑप्शन ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसको आप, इस ऑप्शन को यही ऑप्शन बोला जा सकता है। इसमें आप रो तो था ही, अंदर 1, और इन दोनों में से अगर p कॉमन ले लूँ तो p कॉमन लेने पे n-1, तो रो के आगे आ जाएगा 1 और p कॉमन लेने पे n-1, p कॉमन लेने पे n-1, यही लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वैसे ओरली भी ये क्वेश्चन हो सकता है। ओरली ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है? ओरली क्वेश्चन करने के लिए इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। और हम ओरली जब क्वेश्चंस करवाते हैं ना, तो इसमें हम बोलते थे कि जैसे ये सिलेंडर है, ये 2 लिक्विड्स के अंदर है, नीचे n रो वाला लिक्विड था, ऊपर रो वाला लिक्विड था, ये लेंथ थी, ये PL थी, और ये लेंथ कितनी थी? ये L-PL लेंथ थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखवाते थे कि रो 1 इंटू कितनी लेंथ है, रो 2 इंटू कितनी लेंथ है, वो टोटल डेंसिटी लिक्विड के बराबर। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे ये डेंसिटी कितनी थी? n रो, और ये कितनी लेंथ थी? L का कितना पार्ट था? P टाइम्स, है ना? कितना भाग, लेंथ का कितना पार्ट है? P टाइम्स है। यहाँ पे भी L इंटू 1 माइनस P है, तो लेंथ का कितना पार्ट है? 1 माइनस P टाइम्स, तो रो को 1 माइनस P, और ये D आ गया। ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। इसमें से रो कॉमन ले लोगे, वो जो ऑप्शन दिया गया है वही आंसर आ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक हम लिखवा देते हैं फ्लूइड में, वो लगाओ, उससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी में। तो अगले क्वेश्चन में चलें। अगर 118 नंबर का क्वेश्चन, बच्चों 118 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया गया है कंसीडर डायोड आइडियल मानना है। बच्चों ये P है और ये +4 हाई पोटेंशियल ही है, ये -6 लो पोटेंशियल ही है, मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, क्योंकि P अगर हाई पोटेंशियल से जुड़ा है। अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग में है तो इसे स्ट्रेट वायर से बदल दो बस, और क्या करना है। ये 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 है, ये -6 है, V = IR लगा दो। V की वैल्यू 10 आ जाएगी। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, 4 - -6, V = I, और R की वैल्यू है 1000, तो I की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -2 एम्पियर, 10 की पावर -2 एम्पियर, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइडियल है, फॉरवर्ड बायसिंग में इसे स्ट्रेट वायर से बदलना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बच्चों 119 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है। बच्चों 119 नंबर का क्वेश्चन, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी बतानी है, सर्कुलर मोशन में ये घूम रहा है। या तो आप इसमें इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से अच्छा है, रिजल्ट हमने बताए थे बच्चों। अगर बैंकिंग होती है, अगर ढलान होती है सड़क पे, तो tan थीटा का रिजल्ट आता है v²/rg, और अगर सड़क पे फ्रिक्शन होता है तो म्यू की वैल्यू आती है v²/rg। ये 2 रिजल्ट्स याद हैं तो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से चेक करो। हम एक बार μs को 0 कर देते हैं, μs 0 कर दिया मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर सर्कुलर मोशन क्यों पॉसिबल होगा? क्योंकि सड़क में ढलान होगी, मतलब tan थीटा का आंसर आना चाहिए था किसके बराबर? tan थीटा का आंसर आना चाहिए था v²/rg के बराबर। ये v की वैल्यू दे रखी है ना, तो ये v की वैल्यू है। अगर इसमें तुम म्यू को 0 कर दोगे, बताओ अगर म्यू को आप 0 कर दो तो g/r², इसके आगे ये ब्रैकेट लगा हुआ है, म्यू को 0 कर दोगे तो ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, नीचे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो अंदर बचेगा क्या आपके पास? अंदर बचेगा क्या? ये μs वाली टर्म 0 हो गई, μs tan थीटा 0 हो गया, तो v = g tan थीटा अपॉन r², g tan थीटा अपॉन r², और 1 - tan थीटा है तो वो आएगा नहीं। बताओ यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करते है ना, तो इसको स्क्वायर करें तो v² की वैल्यू आ जाएगी g tan θ/r²। क्या tan थीटा की वैल्यू v²/rg दिख रही है यहाँ से? नहीं, tan थीटा की वैल्यू तो यहाँ से कितनी दिख रही है? v²r²/g, मतलब ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। समझ लो, चेक कर लो, μs को 0 डाल के चेक कर लो, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आओ सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं अपन। सेकंड ऑप्शन में ये v की वैल्यू दे रखी है, अगर तुम यहाँ पे μs को 0 करते तो ये μs हट जाता, ये μs tan थीटा हट जाता, तो दोनों तरफ स्क्वायर करो तो क्या बच जाएगा? gr² = tan थीटा × v²।
तो बताओ यहाँ से टेन थीटा की, अच्छा ये जी आर स्क्वायर इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर बाय जी आर स्क्वायर। टेन थीटा तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। आओ थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, इसको साफ कर देता हूँ मैं। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन, ये v की वैल्यू दे रखी है, इसमें भी म्यू एस जीरो रख दो, इसमें भी आप म्यू एस को जीरो रख के चेक कर लीजिए। म्यू एस को जीरो रखते ये वाली टर्म जीरो हो जाती, ये वाली टर्म जीरो हो जाती, बचता क्या, v इक्वस टू रूट जी आर टेन थीटा। स्क्वायर करते तो v स्क्वायर की वैल्यू जी आर टेन थीटा आ जाती, और यहाँ से टेन थीटा आ जाता वी स्क्वायर बाय आर जी, और होता भी यही है टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, इसलिए ये इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। इसको दूसरी तरीके से भी चेक कर सकते थे, इसी को आप, इसमें म्यू एस को जीरो रखा था ना, इसमें आप टेन थीटा को जीरो रख के देख लो। अगर टेन थीटा जीरो होगी मतलब सड़क पे ढलान नहीं है, सड़क पे अगर ढलान नहीं है, सड़क पे स्लोप नहीं है, तो हो ना हो फ्रिक्शन होगा, तो आंसर आना चाहिए म्यू इक्वस टू वी स्क्वायर बाय आर जी। टेन थीटा जीरो रखोगे, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, ये हट गया, ये हट गया, तो वी की वैल्यू दिख रही है रूट म्यू एस आर जी। स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर इक्वस टू म्यू एस आर जी, और म्यू एस की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर बाय आर जी। आना भी यही चाहिए था। अगर आपको सर्कुलर मोशन करवाना होता है तो या तो सड़क पे एंगल होना चाहिए या तो सड़क पे फ्रिक्शन होना चाहिए, दोनों ही हो तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली चेक कर लीजिए ऑप्शन से। आगे चलिए, वैसे सॉल्व भी कर सकते हो, क्लास में हमने सॉल्व करवाया हुआ है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अपन। अगले सवाल में 120 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। 120 मैग्नेटिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए, स्टेडी करंट आई। बच्चों स्ट्रेट वायर है और इसका रेडियस कितना मानना है तुम्हें, इसका रेडियस ए मानना है। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश एट डिस्टेंस 1/2 एंड 2a, ठीक, एट डिस्टेंस a/2 एंड 2a। बच्चों ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है a/2 और 2a डिस्टेंस है। तो a/2 डिस्टेंस इस वायर के अंदर आएगी, a/2 डिस्टेंस इस वायर के अंदर आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, जिसको उसने b बोला है, इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई रेडियस का स्क्वायर। और जब 2a डिस्टेंस होगी तो वो आउटसाइड होगा पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट पे उसने मैग्नेटिक फील्ड b डैश बोला है, बाहर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, जो भी डिस्टेंस है। ये कितना आ रहा है यहाँ से, म्यू नॉट आई ए बाय, ये a से एक a कैंसिल हो गया, a से एक a कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आएगा कितना, म्यू नॉट आई, और एक a से ये a कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई a, क्योंकि 2 इंटू 2 4 पाई a। ये भी कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a। इनका रेशियो निकालोगे तो इनका रेशियो आ जाएगा 1:1। फॉर्मूला याद करना है, अगर डिस्टेंस a/2 है, पॉइंट अंदर है वायर के, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर, आर मतलब डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, और बाहर वाले पॉइंट के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, चलिए ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, और नेक्स्ट बच्चों 121 नंबर का क्वेश्चन आता है। 121 नंबर के क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। वेव नंबर बाल्मर सीरीज का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए निकालना है। वेव नंबर मतलब 1/λ इक्वल्स टू r, 1/ बाल्मर के लिए, लाइमन के लिए तो n इक्वल्स टू 1 तक आते थे, बाल्मर के लिए 2 तक आएंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1/∞। बताओ 1/λ की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू है 10⁻⁷/4, 10⁻⁷/4 कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 10⁻⁷। यही 1/λ आपसे पूछा हुआ है। वेव नंबर 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाना है 1/λ इक्वल्स टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बाल्मर में n इक्वल्स टू 2 पे आना पड़ेगा आपको, लाइमन में n इक्वल्स टू 1 पे आना पड़ता, और यहाँ पे लास्ट लाइन चाहिए तो इन्फिनिटी से 2 तक आ रहा होगा। चलिए ये आंसर आ जाएगा, केवल फॉर्मूला लगाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों अपन। नेक्स्ट 122 नंबर के क्वेश्चन में, 122 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है वेलोसिटी दी हुई है आपको at प्लस bt स्क्वायर, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 1 से 2 सेकंड के बीच में डिस्टेंस। बच्चों इसको आप dx/dt लिख देते, dx/dt को at प्लस bt स्क्वायर लिख दो,
तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, 1 से 2 तक। बताओ इंटीग्रेशन करोगे तो ए टी का कितना हो जाएगा, ए टी स्क्वायर बाई 2, और बी टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, बी टी क्यूब बाई 3। लिमिट डालेंगे 1 से 2 तक। पहले 2 अगर यहाँ पे लिखते तो a इंटू टी की जगह 2 का स्क्वायर 4/2 तो 2 ही आ जाता, प्लस b बाई 3 और 2 रखते तो 8 आ जाता, माइनस 1 रखोगे तो a बाई 2 प्लस b बाई 3। बोलो 2a में से a बाई 2 माइनस कर दिया, 2 में से आधा माइनस करोगे तो 1.5 मतलब 3/2a, 3/2a प्लस b8 मतलब 8b में से b माइनस करोगे तो 7b बाई 3, तो 3a बाई 2 7b बाई 3, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल 1D का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 123 नंबर का क्वेश्चन ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है। मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन बच्चों, डेविएशन मिनिमम का तो फॉर्मूला होता था 2i माइनस ए। कितना आ जाएगा डेविएशन मिनिमम, 2i, आई की वैल्यू 45 माइनस ए की वैल्यू 60, यानी 30 डिग्री आ गए, क्योंकि 2 इंटू 45 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 30 है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला डेविएशन मिनिमम का। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता था, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। बस म्यू की वैल्यू पूछी हुई है आपसे, लिख दो। साइन ए की वैल्यू कितनी थी, 60 थी, ए की वैल्यू 60 थी, और डेविएशन मिनिमम डेविएशन 30 आया था, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, 90 अपॉन 2 कितना हो गया, साइन 45। और साइन ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू 60 थी, 60/2 कितना हो जाएगा, 30। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 45 कितना होगा, 1/√2। साइन 30 कितना होगा, 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2/√2 मतलब √2 आंसर आ गया। म्यू की वैल्यू √2 आ जाएगी, तो म्यू की वैल्यू √2 आ जाएगी। अपने को पूछा था द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेविएशन मिनिमम कितना आया था, 30 डिग्री। और क्या पूछा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री आएगा और म्यू की वैल्यू √2 आएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3rd। ठीक है, ऑप्टिक्स का बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगले सवाल पे आते हैं अपन, 124 नंबर का क्वेश्चन। 124 नंबर का केटीजी का क्वेश्चन है बच्चों। आरएमएस स्पीड आपको 200 दे रखी है, तो वेलोसिटी 200 दे रखी है। बाद में टेम्परेचर क्या कर दिया, पहले टेम्परेचर 27 था, बाद में टेम्परेचर 127 कर लिया। प्लीज़ याद कर लेना, केटीजी में वेलोसिटी √T के प्रोपोर्शनल होती है, बाकी प्रेशर का कुछ लेना देना नहीं है। तो पहले वेलोसिटी 200, बाद में वेलोसिटी पता नहीं कितनी। पहले टेम्परेचर आपको लिखना पड़ेगा 300 और बाद में टेम्परेचर 400। 300 कैसे आया, पहले टेम्परेचर 27 था, उसमें 273 जोड़ देना तो 300 आ जाएगा केल्विन में, है ना। पहले 27 था और बाद में टेम्परेचर 127 आया, 127 में 273 जोड़ोगे तो 400 हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। √4 मतलब 2 इधर आ जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 400/√3। 400/√3 मतलब 3rd आंसर आ जाएगा। याद कर लेना, केटीजी में वेलोसिटी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बाकी और किसी का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। अगला सवाल जो है 125 नंबर के क्वेश्चन पे। 125 नंबर के क्वेश्चन में बोला है एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड, एक एंड पे ये क्लोज है और एक एंड पे ओपन है। रेजोनेंस आ रहा है 50 सेंटीमीटर में, मान लीजिए ऐसा कुछ आ रहा होता फर्स्ट। ये लेंथ कितनी दे रखी है, ये लेंथ होती कितनी है, 50 दे रखी है, और होती कितनी है वैसे ये λ/4 होती है। तो नेक्स्ट लेंथ, अब बताओ अगला अगर आप इसमें रेजोनेंस लाओगे तो वो शायद इस तरीके से आएगा। ये लेंथ हो जाएगी λ/4 और ये हो जाएगी λ/2, तो टोटल लेंथ अब कितनी हो जानी चाहिए, 3 λ/4। इसको ऐड करना चाहिए ना। अगर λ/4 50 है तो 3 λ/4 कितना होगा, 3 × λ/4 50 है,
तो 3 लैम्डा बाई 4 कितना हो जाएगा 150। तो अगला रेजोनेंस 150 सेंटीमीटर पे आएगा। बहुत ही आसान सवाल, समझ रहे हो क्या। और क्लोज ऑर्गन पाइप में तो याद रहता है अपने, फ्रीक्वेंसी 13579 नहीं आती क्या। तो लेंस 3 गुनी कर दो आप, तो 50 की 3 गुनी मतलब 150, वैसे भी कर लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 126 नंबर का क्वेश्चन। 126 नंबर के क्वेश्चन में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव। बच्चों x की वैल्यू -1 होती है डायमैग्नेटिक के लिए, प्रति चुंबकीय के लिए, इसलिए आपको याद करना है सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू नेगेटिव केवल डायमैग्नेटिक के लिए होती है ना, विपरीत दिशा में आ जाते हैं इंड्यूस्ड जो डोमेन्स आते हैं या डायपोल्स आते हैं, तो इसीलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए ही नेगेटिव होती है। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है, तो याद करना है आपको x की वैल्यू नेगेटिव केवल किसके लिए होती है, डायमैग्नेटिक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 127 नंबर का क्वेश्चन। 127 बच्चों मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का मास m है, फोटोन हैव सेम एनर्जी E। बच्चों दोनों की एनर्जी सेम है ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और फोटोन की एनर्जी वो आपको सेम दे रखी है। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो लैम्डा पहले इलेक्ट्रॉन का लिखना पड़ेगा, है ना। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता था कितना, एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिजिकल पार्टिकल है तो p²/2m। p की जगह तुम h² इंटू 2m लिख सकते थे, समझ लो। p की वैल्यू h/λ डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, तो लैम्डा स्क्वायर कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा h²/2me। ये लैम्डा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे 2me आ जाएगा। इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, और लैम्डा का एक फॉर्मूला होता था लैम्डा h/√2me, फॉर्मूला पढ़ाया था। इसका स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा, और नहीं याद हो तो डिराइव कर लो। तो ये लैम्डा आ गया किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ऐसे ही हमें लैम्डा किसका पूछा गया है, लैम्डा फोटोन का। तो लैम्डा फोटोन का लैम्डा इक्वल्स टू मतलब E इक्वल्स टू hc/λ होता है, E इक्वल्स टू hc/λ प्रोटोन का, फोटोन का। तो बताइए लैम्डा इलेक्ट्रॉन और लैम्डा फोटोन का रेशियो निकाल लेते हैं। लैम्डा इलेक्ट्रॉन का कितना निकालोगे, लैम्डा इलेक्ट्रॉन का निकालोगे तो यही रूट आ जाएगा, मतलब लैम्डा इलेक्ट्रॉन का आता h/√2me, और लैम्डा फोटोन का निकालते तो hc/E, तो hc और E ऊपर आ जाएगा, h से h कैंसिल हो गया, नीचे √E है, ऊपर E है तो ऊपर √E आ गया, √2m आ गया, और नीचे 1/c आ गया। तो 1/c E/2m की पावर 1/√2 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 1/c E और 2m रूट में आ जाएगा, मतलब पावर 1/2। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 128 में क्या बोल रखा है आपसे कि 1 किलोग्राम मास है और फोर्स लग रहा है। फोर्स कितने का लग रहा है, 2ti प्लस 3t²j। पावर निकालनी है, पावर F.v होती है, तो फोर्स को आप मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लो पहले, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास 1 था, एक्सेलरेशन a है। बच्चों इसका इंटीग्रेशन करोगे, समाकलन करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन कर लो, क्योंकि तुम a को क्या लिखोगे, dv/dt लिखोगे, dt को दूसरी तरफ ले जाओगे, इंटीग्रेशन कर लो। v का इंटीग्रेशन, v का समाकलन वेलोसिटी दे देगा, 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t², और 3t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गई है वेलोसिटी, ये है फोर्स। बच्चों पावर होती है F.v, मतलब I को I से मल्टीप्लाई करो, 2t को t² से मल्टीप्लाई करोगे 2t³ प्लस t² को t³ से मल्टीप्लाई करो 2t⁵, है ना। 2 क्या, ये 3 है तो 3 आ जाएगा इधर,
3t की पावर 5। तो 2t क्यूब 3t5, 2t क्यूब 3t5, 2t क्यूब 3t5। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत आसान से सवाल है। फोर्स दिया हुआ है, फोर्स से वेलोसिटी निकालो, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। डॉट कैसे निकालते हैं? आई के नंबर को आई के नंबर से मल्टीप्लाई करो, जे के नंबर को जे के नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 129 नंबर का क्वेश्चन। 129 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों चार्ज दिया हुआ है आपको AT माइनस BT स्क्वायर। चार्ज दिया हुआ है आपको, टोटल हीट प्रोड्यूस निकालनी है। अच्छा ये बताओ करंट कितना होगा? करंट का फॉर्मूला होता है dq बाई dt। dq बाई dt मतलब इसका डिफरेंशिएशन A माइनस 2BT। हीट तभी तक फ्लो होगी जब तक करंट फ्लो होगा। करंट को तुम जीरो करके एक बार टाइम निकाल लो कि कब तक करंट फ्लो होगा, तो t की वैल्यू यहाँ से आ रही है A बाई 2B। इतने टाइम तक करंट फ्लो होगा। ये चार्ज दिया हुआ था, चार्ज का डिफरेंशिएशन कर लो, करंट आ जाएगा। करंट की वैल्यू है dq बाई dt। तो इतने टाइम तक केवल करंट फ्लो होगा। तो बच्चों हीट का फॉर्मूला आता है I स्क्वायर R dt। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यही टोटल हीट मिलेगी आपको। तो I स्क्वायर, I की वैल्यू कितनी थी? A माइनस 2BT। A माइनस 2BT का स्क्वायर इंटू R इंटू dt। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके A बाई 2B तक, बस यहीं तक। क्योंकि इसके बाद करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा तो हीट भी जीरो हो जाएगी। बताइए मेरे को A माइनस 2BT का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा A माइनस 2BT का क्यूब अपॉन 3 और माइनस 2B। बच्चों इंटीग्रेशन ये आपको ठीक तरीके से आना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। इसको अगर t मान लेते तो t के स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 आता, और जिसको माना है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2b उससे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे सवाल खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे तुम्हें लिमिट और रखनी है, लिमिट रखनी है 0 से a बाई 2b। अब यहाँ पे तुम a बाई 2b रखोगे तो फिर तो ये जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a बाई 2b रखोगे जीरो ही आ जाएगा। फिर तो जीरो आ गया। a बाई 2b रखने पे माइनस, अब यहाँ पे जीरो रखोगे। अगर t की जगह तुमने जीरो रखा तो ऊपर आ गया a क्यूब और r, और नीचे कितना आ गया 3 और 2 माइनस 6b। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस a क्यूब r बाय 6b। a क्यूब r बाय 6b सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, याद कर लेना। आपको क्या क्या करना था? Q दिया हुआ था, Q का डिफरेंशिएशन I आ गया। I को जीरो कर लिया, I को जीरो किया तो टाइम आया A बाई 2B। तो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से A बाई 2B तक। और हीट का फॉर्मूला होता है, जैसे पावर का फॉर्मूला होता है बेसिकली I स्क्वायर R। पावर को आप dH बाई dt लिख सकते हो, पावर वॉट में होती है तो हीट अपॉन टाइम। तो यहाँ से dH की वैल्यू I स्क्वायर R dt आई है, तो वो यहाँ पे I स्क्वायर R dt दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है 0 से A बाई 2B तक। और फिर यहाँ पे जब आप वैल्यूज रखोगे तो आप ये पाओगे, आंसर आ जाएगा A स्क्वायर R बाई 6B। सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अपन 130 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन जो है, इसमें आपको दिया हुआ है कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर बनता कैसे है? कॉमन एमीटर बनाना है, जब भी ट्रांजिस्टर बनाना हो एक तरफ B और एक तरफ C तो लगाना ही पड़ेगा। जो चीज़ कॉमन है वो दोनों तरफ आप लगा दीजिए, E और E दोनों तरफ लगा दिया। यहाँ पे ये आउटपुट कलेक्टर पे मिलता है और इनपुट बेस पे मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे करंट गेन, गेन मतलब करंट गेन, वोल्टेज गेन या एम्प्लीफिकेशन, सब मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ना। क्वेश्चन में पढ़ लो, क्वेश्चन में करंट गेन 0.96 दे रखा है, बीटा की वैल्यू 0.96 दे रखी है, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट C में और इनपुट B में। और इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, इनपुट रेजिस्टेंस 192 दे रखा है, तो इनपुट रेजिस्टेंस इसका 192 है और आउटपुट रेजिस्टेंस आपको 800 ओम दिया हुआ है। ठीक है, वोल्टेज गेन पूछा हुआ है बच्चों। वोल्टेज गेन कोई भी गेन हो वो आउटपुट वोल्टेज मतलब VC, इनपुट वोल्टेज मतलब VB, और V की वैल्यू IR होती है तो IC, RC, IB, RB। IC, IB को आप बीटा बोल सकते हो,
तो वोल्टेज गेन बीटा इंटू आर सी बाय आर बी, बीटा इंटू आर सी बाय आर बी। बच्चों बीटा की वैल्यू है 0.96, आर सी की वैल्यू थी 800 और आर बी की वैल्यू थी 192। तो कितनी आ जाएगी बच्चों ये 96 इंटू 8 बाय 192। ये 96 2 बार कैंसिल होएगा, ये 4 बार कैंसिल होएगा, तो वोल्टेज गेन तो 4 आना चाहिए, वोल्टेज गेन 4 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन 4, मतलब 1, 2 और 4 में से ही ऑप्शन आ जाएगा। और क्या पूछा हुआ है, पावर गेन। जो पावर गेन भी पावर आउटपुट, मतलब पावर कलेक्टर की, पावर बेस की पावर होता है आई स्क्वायर सी इंटू आर सी और आई स्क्वायर बी इंटू आर बी। अब ये आई सी का स्क्वायर आई बी का स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, आई सी का स्क्वायर आई बी का स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर इंटू आर सी बाय आर बी, आर सी बाय आर बी। अब बीटा का स्क्वायर 0.96 का स्क्वायर, आर सी बाय आर बी वो भी दिया हुआ है। और भी फॉर्मूला लगा सकते थे, पावर को तुम V इंटू आई भी लिख सकते थे, ये तो एक फॉर्मूला है ही। पावर को तुम V इंटू आई भी लिख सकते थे, V इंटू आई लिखते उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती। फॉर्मूला तो इससे भी सॉल्व हो रहा है। आप इसे लिखते VC IC और VB IB। बच्चों VC बाई VB, ये जो VC बाई VB है इसी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 4 निकाली है। तो VC बाई VB इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। IC बाई IB बीटा है वो 0.96 है, 4 इंटू 0.96, तो इससे जल्दी आ जाएगा। 4 इंटू 0.96 करोगे तो वो 3.84 आएगा। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 और 3.84। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, फॉर्मूले याद कर लेना छोटे मोटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला 131 नंबर का क्वेश्चन। 131 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम हाइट h हाइट से गिरता है, मेल्ट्स कंप्लीटली, 1/4 ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब्ड। अब हाइट से अगर कोई चीज़ नीचे गिरेगी तो कितनी एनर्जी लॉस करेगी, mgh, लेकिन उसकी क्वार्टर, केवल उसकी 1/4 एनर्जी ही एब्जॉर्ब होती है ना। तो एब्जॉर्ब होती है एंड ऑल द हीट आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यूरिंग द फॉल। ठीक है, तो जो भी नीचे गिरने वाली एनर्जी है ना वो उसको मेल्ट कर रही है। तो आपको हाइट h बतानी है, तो mgh/4 को आप m इंटू एल के बराबर कर दो कि इतनी एनर्जी आई होगी और उसने पूरी बर्फ को मेल्ट करवा दिया होगा। समस्त ऊर्जा गिरने के समय ऊष्मा के रूप में आ जाती है। यदि बर्फ की गुप्त ऊष्मा दी हुई है, लेटेंट हीट दी हुई है, h पूछा हुआ है, m से m कैंसिल कर देना, h की वैल्यू आ जाएगी 4L/G। तो 4L की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, L की वैल्यू दे रखी है 3.4 इंटू 10⁵ और G की वैल्यू है 10। तो ये पॉइंट हटा दो, एक नीचे 10 आ जाएगा, तो 4 इंटू 34 इंटू 10⁵, 4 इंटू 34 इंटू 10⁵ आ जाएगा। तो यहाँ पे 34 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 12, 136 और 10⁵ किलोमीटर, 136 किलोमीटर फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपको कोई एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करनी है, जूल्स लॉ के सवाल कराते कैलोरीमेट्री में, वही सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अगला सवाल जो 132 नंबर का क्वेश्चन है, 132 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है स्क्वायर लूप है और द नेट फोर्स ऑन द लूप, इस लूप पे नेट फोर्स अपने को बताना है। आपको बच्चों इसमें अंदर करंट दे रखा है, अंदर जो करंट है वो ऐसे इस तरीके से फ्लो कर रहा है। आप ये बताइए कि यहाँ पे जो सबसे नज़दीक तार है ना, इनमें करंट सेम डायरेक्शन में तो पूछा नहीं है, बट यहाँ पे नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि इन दोनों की प्रकृति समान है। दो समांतर तार, दो पैरेलल वायर्स होते हैं ना, तो उनके बीच में फोर्स लगता कितना है, उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक फॉर्मूला होता था, μ0 I1 I2/2πd, और फोर्स निकालना हो तो L इधर आ जाएगा। अब ये बताइए, ये दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, आकर्षण का फोर्स लगाएंगे कितना, μ0 I1 I2/2πd, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2πd। ये तो फोर्स है इनटू L और इसकी लंबाई कितनी है, L है।
ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा, आकर्षण फोर्स लगा, लेकिन ये वाला तार और ये वाला तार रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में धारा जा रही है। कितना आएगा करंट, कितना आएगा फोर्स, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, और इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस 3L/2 है, तो 3L अपॉन 2, और L से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि ये फोर्स आया है इंटू L। बच्चों यही आंसर है। बताइए 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, कॉमन आ रहा है म्यू नॉट I अपॉन पाई L, म्यू नॉट I अपॉन पाई L, और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 2/3 आ गया, मतलब 2/3 म्यू नॉट I/L/पाई L। ठीक है, और इस L से भी ये L कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/3 म्यू नॉट I/पाई, 2/3 म्यू नॉट I/पाई, 2/3 म्यू नॉट I/पाई, 2/3 म्यू नॉट I/पाई। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, याद रखना है अपने को कि फोर्स पूछा गया था, तो फोर्स का फॉर्मूला आप देखोगे तो फोर्स का फॉर्मूला यही होता था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। लेंथ को इधर मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये डी कौन सी होती थी, डिस्टेंस होती थी वायर्स के बीच में, ये एल कौन सी होती थी, वायर की लेंथ होती थी एल। तो सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा पेपर ही बहुत ही आसान सा पेपर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इक्वेशंस लगाओगे आंसर आ जाएंगे। 133 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। 133 नंबर के क्वेश्चन पे यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल, बच्चों एक रस्सी है, इसकी लेंथ एल है, मास m1 हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। अच्छा ये L है और इसका मास m1 है, रस्सी का मास m1 है, और अब ब्लॉक ऑफ मास m2, यहाँ पे ब्लॉक m2 लटकाया गया है। अब पल्सेस ऑफ वेवलेंथ λ1 इज प्रोड्यूस एट लोअर एंड, तो यहाँ पे एक पल्स जनरेट की गई, इसकी वेवलेंथ है λ1, और जब ये वेवलेंथ जब यहाँ पे पहुँच जाती है तब ये λ2 आ जाती है। बच्चों इस ट्रांसफर वेव्स की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था √T/μ, या वेलोसिटी √T के प्रोपोर्शनल आ सकती है। एक फॉर्मूला होता था वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेलोसिटी की जगह लैम्डा भी लिख सकते हो, लैम्डा खुद प्रोपोर्शनल आ जाएगा T के। अब λ1 लिखते हो, λ1 यहाँ पे, तो यहाँ पे तो टेंशन केवल m2g आएगी, तो रूट के अंदर m2g। लेकिन लैम्डा की जगह अगर λ2 लिखते हो, यहाँ पे अगर λ2 लिखा तो इसके नीचे कितनी टेंशन आ जाएगी, m1 प्लस m2g, क्योंकि इस पॉइंट को तो सबको ही सपोर्ट करना है, तो λ2 प्रोपोर्शनल टू m1 प्लस m2 इंटू जी। रेशियो अगर आप लोगे λ1/λ2 का, तो λ1/λ2 यहाँ पे दिख रहा है मेरे को रूट के अंदर m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये λ1/λ2 आया है, आपको तो λ2/λ1 पूछा था, इसको उल्टा करोगे तो ऊपर m1 प्लस m2, नीचे m2, m1 प्लस m2 और m2। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। याद कर लेना, टेंशन जरूर लिख लेना, यहाँ पे टेंशन कितनी आ जाएगी, m2g, क्योंकि इसके नीचे केवल m2 है। यहाँ पे टेंशन कितनी आ जाएगी, m1 प्लस m2g, और टेंशन है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला हुआ है कि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 5760 केल्विन है, तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ बॉडी 250 पे इतनी है, 500 पे इतनी है, 1000 पे इतनी है। अब मेरे को बताओ, वीन्स लॉ होता था λ/mt बराबर b, ठीक है। तो आप ये बताइए मेरे को कि टेम्परेचर दिया हुआ है 5760, टेम्परेचर 5760, b की वैल्यू 2.88 इंटू 10 की पावर 6, तो मैक्सिमम जो एनर्जी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा, ये लैम्डा मैक्सिमम नहीं होता, ये लैम्डा मैक्सिमम का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम एनर्जी है उससे रिलेटेड लैम्डा कितना है। तो ये आएगा कितना, लैम्डा m की वैल्यू आएगी 288 और 0 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 5760।
ये मैंने 3 0 इसको दे दिए, ये 2 बार कैंसिल होएगा, 0.5 मतलब 500, 0.5 मतलब 500 आ जाएगा, और ये नैनोमीटर था, 500 नैनोमीटर में। बच्चों मतलब 500 नैनोमीटर जो लैम्डा है उससे रिलेटेड एनर्जी मैक्सिमम होगी, 500 से रिलेटेड एनर्जी U2 है, U2 को आपको मैक्सिमम एनर्जी मानना पड़ेगा। अगर U2 मैक्सिमम एनर्जी है तो U2 सबसे बड़ी होगी, U2 U1 से भी बड़ी होगी। फर्स्ट इसका ऑप्शन है। ये फॉर्मूला है लैम्डा mt बराबर बी, याद रखना वीन्स लॉ में ये लैम्डा m क्या होता है, वो लैम्डा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग, जिसके संगत एनर्जी मैक्सिमम है। तो 500 नैनोमीटर पर मैक्सिमम एनर्जी थी, तो बाकी सब एनर्जी इससे कम ही होएंगी, यही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं अपन। जो आखिरी सवाल है इसका, आखिरी सवाल में ये बोला हुआ है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए चार्ज पार्टिकल होना चाहिए जिसका एक्सेलरेशन होना चाहिए, आवेशित कण का त्वरण होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन एक्सेलरेटिंग चार्ज, अ चार्ज विद एक्सेलरेशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर पाएगा। तो बच्चों 2016 के फर्स्ट पेपर के सारे सॉल्यूशन कर दिए गए हैं, जल्दी ही और भी पेपर के सॉल्यूशन कर देंगे, तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।